जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज विद नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की लेक्चर हमारी थर्ड लेक्चर है क्लाइमेटोलॉजी की। इस लेक्चर में हम लोग क्लाउड से रिलेटेड बातें करेंगे, रेनफॉल की बातें करेंगे, ह्यूमिडिटी की बातें करेंगे एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइक्लोन से रिलेटेड बातें करेंगे। टेम्परेट साइक्लोन, टॉपिकल साइक्लोन कैसे बनती है, ये सारी टॉपिक आज की लेक्चर में होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहें पूरे लास्ट तक। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हमारी 2 लेक्चर आ चुकी है क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर। अगर आपने वो लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए हुए हैं और आज की लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस लेक्चर के साथ बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन। अब देखो, सबसे पहले देखो कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। Humidity refers to the amount of water vapor present in the air. Humidity क्या होता है? Amount of water vapor present in the air. It is a measure of the moisture content of the atmosphere and plays a significant role in determine weather and climate condition. देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखो कि वेदर और क्लाइमेट कंडीशन में अंतर क्या होता है। वेदर क्या होता है? वेदर आपका एक शॉर्ट टर्म के लिए डिफाइन किया जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कहा जाता है ना कि यार आज का वेदर अच्छा है, आज का वेदर खराब है। ये क्या हो गया? ये आज का बात हो रहा है, मतलब ये एक शॉर्ट टर्म बात हो रहा। लेकिन अगर क्लाइमेट की बात करोगे तो ये आपका लॉन्ग टर्म बात होता है। जैसे विंटर सीजन हो गई, समर सीजन हो गई, मॉनसून हो गई, ये सब क्या है? ये सब क्लाइमेट है। ये सब एक लॉन्ग टर्म बात होता है, एक लॉन्ग टर्म फेनोमेना है। तो ये तो पहला ध्यान रखना, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी वो होता है कि आपके एयर में, आपके एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है। मॉइस्चर कंटेंट कितना है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसे आप ह्यूमिडिटी कहते हो। ठीक है, ह्यूमिडिटी किसे कहते हो वो आपने समझ लिया। अब इसके पहले टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी को देखने के पहले सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। उससे पहले ये समझते हैं अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फैक्टर्स कंट्रोलिंग एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। फैक्टर्स कंट्रोलिंग एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। किस किस क्या क्या फैक्टर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, उसे इम्पैक्ट करता है, वो हम लोग देखते हैं। देखो, इसको सबसे पहले हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहला अपना है सोर्स ऑफ मॉइस्चर एंड सेकंड है अपना सरफेस एंड एयर टेम्परेचर। ये हो गई 2 पार्ट्स में इसको बांट दिए। क्या क्या फैक्टर्स कंट्रोल करता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को। सबसे पहला क्या है अपना सोर्सेज ऑफ मॉइस्चर, सेकंड है सरफेस एंड एयर टेम्परेचर। अब सबसे पहले फर्स्ट को डील करते हैं, सोर्सेज ऑफ मॉइस्चर। सोर्सेज ऑफ मॉइस्चर क्या होता है? देखो, सोर्सेज ऑफ मॉइस्चर में सबसे पहला जो है अपना 1 है, वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज। इसे अभी हम जस्ट 1 मिनट के अंदर समझाते हैं ये कहना क्या चाह रहा। देखो, ह्यूमिडिटी कैसे इन्हांस होगा, कैसे डिग्रेड होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? आपके मॉइस्चर के कंटेंट पे एंड देन सरफेस एंड एयर टेम्परेचर पे। अगर कोई भी एरिया है वहां पे प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज है, प्लांट्स है, मॉइस्ट सॉइल है उस सरफेस पे, तो वहां का जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो क्या होगा? मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा? आपका मैक्सिमम होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वो जो एरिया है, जो सरफेस है, अगर वहां पे ऑनशोर विंड प्रिवेल कर रहा, तो वहां का भी जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वहां के एटमॉस्फेयर में, वो भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये दोनों पे आपका ह्यूमिडिटी डिपेंड करता है। अब देखो, ऑनशोर विंड और ऑफशोर विंड में अंतर क्या होता है? सपोज आप अपने इंडिया को ले लो। आप देखोगे ड्यूरिंग जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ क्या होता है? मॉनसून प्रिवेल होता है इंडिया में। तो कुछ ऐसे आपके विंड आते हैं जिसे आप कहते हो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, ये कुछ कहते हो। ये क्या है? एडवांसिंग मानसून।
साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, ये अपना सपोज ये अपना वेस्टर्न घाट है, ये अपना वेस्टर्न घाट है। तो ये क्या देख रहे हो, ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है ये अपने अरेबियन सी ब्रांच से ये क्या कर रहा, मॉइस्चर इनटेक कर रहा और उसी के हेल्प से इधर के एरिया में ये रेनफॉल जनरेट कर रहा। तो ये क्या हो गया, इसे आप क्या होगे, ऑनशोर विंड। ऑनशोर विंड जो मॉइस्चर कंटेंट को अपने साथ लेके जाए विद द हेल्प ऑफ ईदर सी, ओशियन और रिवर, किसी के भी हेल्प से, उसे आप कहोगे ऑनशोर विंड। सेम एक और कंडीशन ले लो ड्यूरिंग विंटर सीजन, इसमें आप क्या देखते हो, कुछ विंड की फ्लो कुछ ऐसे होती है। तो ये क्या हो गई, ये आप देखोगे आप कि ये कॉन्टिनेंट से होके बाहर जा रही है, लैंडमास से होके ये सी की तरफ जा रही है। इसमें क्या होगा, इसमें मॉइस्चर कंटेंट नेग्लिजिबल होगा, मॉइस्चर कंटेंट नेग्लिजिबल होगा, इसलिए इसे कहते हो आप ऑफशोर विंड। इसे क्या कहते हो, ऑफशोर विंड। तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखना, ऑनशोर विंड एंड ऑफशोर विंड। ये क्या हो गया, ये पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। पहला फैक्टर कंट्रोलिंग एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सोर्सेज ऑफ मॉइस्चर क्लियर है, ऑनशोर विंड एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज। अब सेकंड देख लो आप, सेकंड क्या है अपना, सरफेस एंड एयर टेम्परेचर है। सेकंड क्या है अपना, देखो सरफेस एंड एयर टेम्परेचर, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये जो सरफेस एंड एयर टेम्परेचर है ये आपका डिटरमाइन करता है रेट ऑफ इवापो ट्रांसपीरेशन, रेट ऑफ इवापो ट्रांसपीरेशन। अब ये होता क्या है वो समझते हैं, इवापो ट्रांसपीरेशन। देखो इवापो ट्रांसपीरेशन में होता क्या है कि जो आपका लिक्विड वाटर होता है, लिक्विड वाटर होता है वो चेंज कर जाता है इनटू गैस विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। इसे आप इवापो ट्रांसपीरेशन कहते हो, जिसमें लिक्विड से गैस हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू टेम्परेचर, उसे आप इवापो ट्रांसपीरेशन कहते हो। वहीं सेकंड इसके अंदर और क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर ये क्या है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी से, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी से। जितना ज़्यादा आपका एयर टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा मॉइस्चर होल्डिंग आपका कैपेसिटी होगा। तो इसको ध्यान रखना आप, इस पूरे बात को आप ध्यान रखना। क्या क्या ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले तो हमने देख लिया ह्यूमिडिटी क्या होता है। अब क्या क्या फैक्टर इसको कंट्रोल करते हैं, सोर्सेज ऑफ मॉइस्चर वो हमने देख लिया, किस किस से, ऑनशोर हो गई या प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज हो गई, प्लांट हो गई, मॉइस्चर हो गई, या सरफेस एंड एयर टेम्परेचर। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। वहीं ये डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ इवापोर ट्रांसपीरेशन पे, जिसमें लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इनटू टेम्परेचर। तो आई होप ये दोनों पॉइंट भी आपका ए एंड बी दोनों क्लियर होगा। तो फैक्टर आपने देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स, ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। अब इसे एक एक करके हम लोग देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहला हमारा क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सबसे पहला क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये क्या है, इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरियाज, ठीक है। टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम मीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब, इसका ये ऐसा यूनिट है किसका, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का। प्रोवाइड अ डायरेक्ट मेजर ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर, इसे आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हो, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड देख लो आप, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट द एयर कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। मतलब कितना वहां पे अवेलेबल है और वहां की कितनी कैपेसिटी है। रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर to the maximum amount of water vapor that the air can hold at the given temperature. That means अगर इसको आप कंक्लूड करोगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, तो ये कैसे कंक्लूड होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू हेल्ड बाई होल्डिंग इनटू 100। मतलब कितना अवेलेबल है और कितनी कैपेसिटी है इनटू 100। तो यहां पर क्या निकल जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। It indicates how close the air is to the saturation and is commonly used to describe how
ह्यूमिड और मगी द एरिया फील्स। ये क्या, ठीक है, आई होप ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आपका क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम 100% अगर वो ड्यू पॉइंट के नीचे आ जाए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपके प्रेसिपिटेशन को लीड करेगा। तो इसे आप ड्यू पॉइंट यहां से समझ लो आप। अब थर्ड देख लो आप, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द टोटल मास ऑफ एयर इंक्लूडिंग ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इन अ सैंपल ऑफ एयर। इसे आप क्या कह रहे हो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ एयर and provides a measure of actual moisture content of air without regard of temperature। इसे आप कहते हो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगर देखोगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में तो इन जनरल जो है, इन जनरल आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अगर कोई भी सरफेस अगर यूनिफॉर्म है तो वहाँ की जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो डिक्लाइन करेगी लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड तक, लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे समझना है इसको आप डायग्राम से। देखो ये कुछ ऐसे हो गया आपका 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ये क्या हो गई, ये आपकी लैटिट्यूडनल डायमेंशन हो गई। 0 पे क्या होगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी हाई होगी। क्यों हाई होगी, बिकॉज ऑफ सोलर इंसुलेशन, हाई सोलर इंसुलेशन, और क्या है यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर हाई है, और क्या है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हाई है, जिसके कारण से 0 डिग्री पे आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। अब ये क्या होगी, ये डिक्लाइनिंग फेज में आ जाएगी जैसे जैसे यहाँ जाएगी। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे सोलर इंसुलेशन भी लो हो गई, सरफेस टेम्परेचर भी लो हो गई, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी लो हो गई। तो कुछ इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, देखो डिक्लाइनिंग फेज में कुछ ऐसे बनेगा। ये सब डायग्राम यूज करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ये आपकी पोटेंशियल रेन को सपोर्ट करती है, पोटेंशियल रेन को सपोर्ट करती है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना है, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेना। तो आई होप ये तीनों भी आपका क्लियर होगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आया, हेल्ड एंड होल्डिंग कंसेप्ट, इसको समझ लेना, इससे ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। चलिए इसको समझते हैं, हेल्ड और होल्डिंग का बीच में डिफरेंस समझते हैं। देखो अगर आप ऐसे ले लोगे, सपोज आप एक साइड ले लो हेल्ड, एक साइड ले लो होल्डिंग कैपेसिटी। हेल्ड का क्या मतलब हो गया कि वहां पे अवेलेबिलिटी कितनी है ह्यूमिडिटी की, और होल्डिंग का क्या मतलब हो गया कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो अगर आप सपोज आप इक्वेटोरियल रीजन को लेते हो, सबसे पहले ले लो आप इक्वेटोरियल रीजन को, 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात हो रही है। यहां पे देखोगे आप कि जो हेल्ड है वो भी आपका हाई होगा, दैट मीन्स जो मॉइस्चर आपका एटमॉस्फेयर में, जो ह्यूमिडिटी आपका एटमॉस्फेयर में वो मैक्सिमम है, साथ ही साथ इसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी आपकी मैक्सिमम होगी। ये तो हो गई पहली बात। अब सेकंड देखोगे आप, ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात कर लें आप, मतलब ट्रॉपिकल रीजन की बात कर लें, तो आप यहां पे क्या देखोगे कि जो हेल्ड है दैट मीन्स जो वहां पे ह्यूमिडिटी है वो आपकी लो होती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, लो होती है, ह्यूमिडिटी आपकी लो होगी। वहीं अगर आप देखोगे होल्डिंग कैपेसिटी तो ये आपकी हाई होती है। अब ह्यूमिडिटी लो क्यों होती है, ये सबसे बड़ा रीजन हो गया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो सन की जो इंसिडेंस है वो यहां भी पहुंच रही है, ठीक ठाक यहां भी पहुंच रही है, लेकिन यहां पे हाई क्यों है, ये हाई क्यों है और ये लो क्यों है। देखो लो होने का कारण क्या है कि यहां पे जो वाटर बॉडीज का प्रेजेंस है, वाटर बॉडीज का जो प्रेजेंस है वो लेस है, मिनिमल है। साथ ही साथ जो सॉइल है वो मॉइस्ट सॉइल यहाँ पे नहीं है, ये भी एब्सेंट है। साथ ही साथ यहाँ की जो विंड है वो आपकी ऑफशोर विंड है। क्या है आपकी ऑफशोर विंड है, जिसके कारण से यहाँ का जो हेल्ड है वो मिनिमल है, नेग्लिजिबल है, लो है, ठीक है। अब थर्ड क्या है आपका, थर्ड यहाँ देख लो आप, थर्ड सपोज अब कर लो पोलर की बात, पोलर की बात। अब यहाँ आप क्या देखोगे कि हेल्ड भी लो है
और होल्डिंग कैपेसिटी भी लो है, दोनों लो है, दोनों यहाँ पे लो है, क्योंकि वाटर बॉडीज का भी प्रेजेंस नहीं है, ऑनशोर विंड का भी प्रेजेंस नहीं है, तो इनका ना ही यहाँ पे हेल्ड अच्छा है, ना ही यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा है। तो आई होप ये आपका ह्यूमिडिटी का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछना हमसे कमेंट बॉक्स में। चलिए, ह्यूमिडिटी का टॉपिक हमारे यहीं खत्म होता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन के बारे में अब देखो, कंडेंसेशन होता क्या है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर ट्रांसफॉर्म्स इनटू लिक्विड वाटर। डेट वाटर वेपर से आपका लिक्विड वाटर में चेंज हो रहा, उसे आप कंडेंसेशन कह रहे हो। इसका भी बहुत सारा टाइप्स होता है, बहुत सारा इससे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, ड्यू। ड्यू ये क्या होता है, ये जो फॉर्म का जो कंडेंसेशन होता है, ये आपका सरफेस पे आपको देखने को मिल जाएगा, सरफेस पे देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ लीफ वगैरह पे देखने को मिल जाएगा, प्लांट के लीफ वगैरह पे देखने को मिल जाएगा, ग्रासेस पे देखने को मिल जाएगा, इस जगह और भी कई जगह है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जो ड्यू होता है ये फॉर्म कैसे होता है, जब इंटरैक्शन ऑफ, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, जब इंटरैक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर, इंटरैक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर किससे इंटरैक्शन होता है, कूल्ड सरफेस से, कूल्ड सरफेस से, जिसकी जो टेम्परेचर है वो अबव फ्रीजिंग पॉइंट रहेगी, अबव फ्रीजिंग पॉइंट रहेगी, वहां पे आपका ड्यू फॉर्म होगा। देखने को कहाँ मिलेगा, सरफेस पे, लीफ पे, ग्रास पे। इंटरैक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर, कूल्ड सरफेस अबव फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पे आपका ड्यू फॉर्म हो जाएगा। आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर होगा। सेम चीज यहां भी लिखा हुआ है, ड्यू फॉर्म्स व्हेन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज ग्रासेस और कार windows falls below the dew point temperature of the surrounding air. Water vapor in the air condenses on the cool surface forming small droplets of liquid water. इसे ही आप ड्यू कह रहे हो। सेम चीज को मैंने बहुत सिंपल वर्ड में यहाँ पे आपको समझा दिया। अब देखो ड्यू पॉइंट होता क्या है। ड्यू पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच एयर becomes saturated with water vapor and condensation begins to form. It is the measure of how much moisture is present in the air and is often used as an indicator of comfort level, with lower dew point indicating drier air and higher dew point indicating more humid air. तो dew point होप करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, dew point क्या हो गया, एक सर्टेन लिमिट ऑफ पॉइंट, एक आपका सर्टेन लिमिट ऑफ पॉइंट जिसके नीचे जाके आपका कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब वाटर वेपर अब लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसे ही आप ड्यू पॉइंट कहोगे। अगर ड्रायर एयर है दैट मीन्स वहां पे लोअर ड्यू पॉइंट है, वहीं अगर हायर ड्यू पॉइंट है मतलब वहां पे मोर ह्यूमिड एयर है। तो बस इससे आपको ड्यू पॉइंट समझ जाना चाहिए। ड्यू मैंने समझा दिया, ड्यू पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। एज द टेम्परेचर रिड्यूसेस मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एयर ऑल्सो रिड्यूस। अब देखो ये इसको आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो, ये आपके दिमाग में ये चीज़ अब क्लियर हो गया। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, ठीक है, वैसे वैसे सरफेस क्या होगा, आपका कोल्ड होगा। सरफेस क्या होगा, कोल्ड होगा। कोल्ड होगा तो आपका जो एयर है वो तो अपवर्ड जा ही नहीं पाएगा। अगर ये जा ही नहीं पाएगा तो आपका मॉइस्चर कंटेंट तो वैसे ही लेस हो जाएगा, आपका मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एयर ऑल्सो रिड्यूस है। सेम बातें यहाँ भी आपकी हो रही है। मोर ह्यूमिड द एयर, हायर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्रायर द एयर, लोअर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इन दोनों के बीच में आप रिलेशन जरूर रखना। अगर ह्यूमिड एयर तो वहां की ड्यू पॉइंट भी हाई होगी, अगर ड्रायर एयर तो वहां की ड्यू पॉइंट भी आपकी लो होगी। ये दोनों पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉग के बारे में। ठीक है, फॉग होता क्या है वो देखो, फॉग इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, दैट मीन्स आपका वाटर वेपर फिर से अब लिक्विड में चेंज होगा। दैट ऑकर्स व्हेन मॉइस्ट एयर कूल्स एंड रीचेज इट्स ड्यू पॉइंट, मतलब अब वहां के नीचे से अब उनका कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कॉजिंग वाटर वेपर टू कंडेंस इट्स टाइनी वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर नियर द ग्राउंड। इसे ही आप फॉग कह रहे हो। फॉग रिड्यूसेस विजिबिलिटी, अब इनकी ये एप्लीकेशन बता रहा है। फॉग रिड्यूसेस विजिबिलिटी एंड इज कॉमनली ऑब्जर्व इन लो लाइंग एरियाज नियर बॉडीज ऑफ वाटर और ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन। फॉग्स आर नियर सरफेस क्लाउड। फॉग्स कहाँ होती है आपकी,
नियर सरफेस क्लाउड में, इसे ही आप फॉग कह रहे हो। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट देख लो आप क्लाउड्स के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्लाउड्स आर लार्ज मासेज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल सस्पेंडेड इन दी एटमोस्फेयर। दे फॉर्म व्हेन मॉइस्ट एयर राइजेस, कूल्स एंड रीचेज इट्स ड्यू पॉइंट, causing water vapor to condense onto tiny particles called condensation nuclei. Clouds could play a crucial role in Earth climate system and weather pattern. अब देखो क्लाउड होता कैसे है, ये बातें हो चुकी है आपके पिछले 2 लेक्चर में। जब एयर आपका राइज कर जा रहा, अब ऊपर क्या हो रहा है, ये जाके सस्पेंड हो जाएगा, ये यहाँ जाके कंडेंस होना स्टार्ट होगा। कंडेंस होगा तो यहाँ पे अब ये क्या हो गया, कूल हो गया, कूल होकर कंडेंस हो गया। अब ये क्या हो गया, भारी हो गया, ये हैवी हो गया। अब ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में अब ये नीचे की ओर आएगा। इसे ही आप यहाँ पे आपका क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। सेम बात है यहाँ भी आपकी यही हो रही है। अब नीचे क्या है, इनकी एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट फॉर्म्स व्हेन वाटर वेपर इन द एयर अंडरगोज डिपोजिशन, ट्रांजिशनिंग डायरेक्टली फ्रॉम अ गैस टू अ सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज। इसमें क्या होता है, फ्रॉस्ट में डायरेक्ट आपका गैस से सॉलिड बन जाता है, लिक्विड स्टेट में जाता ही नहीं है। फ्रॉस्ट फॉर्म्स ऑन सरफेस सच एज ग्रास, लीव्स और विंडोज व्हेन द सरफेस टेम्परेचर फॉल्स बिलो द फ्रॉस्ट पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर। तो क्या हो गया, आपका डायरेक्ट गैस से सॉलिड में चेंज हो गया, इसे ही आप फ्रॉस्ट कह रहे हो। अब देख लो रेन, ये सब क्या है, छोटे छोटे चीजें हैं जिनके बारे में देख लो आप। Rain occurs when water droplets in cloud coalesce and grow large enough to overcome air resistance and fall to the ground. Raindrops form through the process of collision and coalescence or the freezing of supercooled water droplets at high altitude. इसे ही आप रेन कह रहे हो, ये भी हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। रेनफॉल के बारे में भी इस लेक्चर में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, तो बस आप यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट अपना स्मोक। जब स्मोक और फॉग मिल जाता है उसे आप स्मोक कहते हो। कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल, वैक्यूलर एमिशन एंड इंडस्ट्रियल फर्म्स, इसे ही आप स्मोक कह रहे हो। स्मोक कंटेन्स शूल पार्टिकल्स लाइक स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अदर कंपोनेंट्स। टाइप्स क्या क्या होते हैं स्मोक के, सल्फरस स्मोक, वहीं नेक्स्ट अपना फोटोकेमिकल स्मोक, ये आपकी टाइप्स हो गई। नेक्स्ट अपना हेज। हेज क्या हो गया, देखो ये छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कंडेंसेशन हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, छोटे टॉपिक हैं, इसलिए इसे जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी जो क्लाउड्स है, उसके बाद आपकी रेनफॉल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इससे हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे। हेज एन एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन वेयर डस्ट, स्मोक एंड अदर ड्राई पार्टिकल्स ऑब्सक्योर द क्लैरिटी ऑफ द स्काई, इसे ही आप हेज कहते हो। स्मोक इज सिमिलर टू हेज बट देयर इज कंडेंसेशन इन स्मोक। स्मोक में क्या होता है, आपका कंडेंसेशन होता है बिकॉज ऑफ फॉग, वही हेज में ये चीजें नहीं होता है। तो ये कुछ बात हो गई आपकी किससे रिलेटेड, आपकी कंडेंसेशन से रिलेटेड। तो बस इतना पॉइंट को आपको ध्यान रख लेना है, ये सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है अच्छे से, आप इसे एक बार देख लेना। अब हम लोग की एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है। अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने ह्यूमिडिटी के बारे में देख लिया अच्छे से, ठीक है, ओवरव्यू कर लिया कंडेंसेशन को। अब हम लोग देखने चलते हैं अपने क्लाउड के बारे में। ये अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इसे अब नेक्स्ट हम लोग को ये टॉपिक देखना है, क्लाउड्स के रिलेटेड पढ़ना है। अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, टाइप्स ऑफ क्लाउड। हमने इससे पहले क्या देख लिया, क्लाउड का डेफिनेशन देख लिया थोड़ी देर पहले। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड। ये देखो ये तो डायग्राम है, लेकिन बस इसे सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए, तो चीज़ों को बस आप समझते चलना। देखो जो टाइप्स ऑफ क्लाउड है अपना क्या है, टाइप्स ऑफ क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड, इसे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स। अब क्या क्या वो 3 पैरामीटर्स है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स क्या है, तो है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड के बेसिस पे क्लाउड को क्लासिफाई करते हैं। सेकंड क्या है, शेप, एंड थर्ड क्या है अपना एबिलिटी टू जनरेट रेनफॉल, एबिलिटी टू जनरेट रेन। इन तीनों पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग
क्लाउड को क्लासिफाई करते हैं। अब देखो इसके क्लासिफिकेशन देख लो आप। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है हाई क्लाउड, ठीक है। एंड देन अपनी मीडियम क्लाउड, कुछ क्लाउड जो होते हैं वो अपने मीडियम क्लाउड होते हैं। एंड देन कुछ लो क्लाउड होते हैं। एंड देन कुछ क्लाउड जो होते हैं वो अपने वर्टिकल क्लाउड होते हैं, वर्टिकल क्लाउड, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ये बस डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है क्लाउड को उनके हाइट के बेसिस पे, उनके शेप के बेसिस पे, उनके एबिलिटी टू जनरेट रेनफॉल के बेसिस पे इस तरह डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। अब देखो जो हाई क्लाउड होते हैं उनमें दो क्लाउड होते हैं। जो हाई क्लाउड होते हैं सबसे पहले उनका जो वर्टिकल राइज होता है वो मोर देन 5 किलोमीटर होता है। ये जो क्लाउड होते हैं इन्हें कहते हैं सीरस क्लाउड, ठीक है। कौन सा क्लाउड? सीरस क्लाउड। यहाँ पे आप आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन देखोगे। सीरस के बेसिस पे दो क्लाउड यहाँ पे आपको हाई क्लाउड में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है सीरो क्यूमुलस एंड दूसरा है सीरो स्ट्रेटस। ये हो गई अपनी दो क्लाउड, ठीक है। सेकंड हो गई मीडियम क्लाउड। यहाँ पे जो क्लाउड होती है उसे कहते हो आप ऑल्टो, ठीक है। इसकी जो एक्सटेंशन है वो अपनी 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच में। पहला, यहाँ पे आपको आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो दो क्लाउड है, एक का नाम है ऑल्टो क्यूमुलस एंड दूसरे का नाम है ऑल्टो स्ट्रेटस। तो ये हो गए आपके दो क्लाउड यहाँ पे। वहीं लो क्लाउड जो है इसमें आपको लेस देन 2 किलोमीटर जो क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा। सबसे पहला अपना निम्बो स्टेटस जो बिलो 2 किलोमीटर है, और दूसरा है स्टेटस क्लाउड। दूसरा कौन से हो गए? स्टेटस क्लाउड। मतलब जो 2 किलोमीटर के नीचे के होंगे उससे आप कहोगे स्टेटस, ठीक है। वहीं वर्टिकल क्लाउड में दो क्लाउड हैं। सबसे पहला अपना क्यूमुलस क्लाउड एंड दूसरा है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ये तो बात हो गई अपनी क्लाउड के बारे में। अब देखो सीरस के बेसिस पे मतलब 5 किलोमीटर के अबव आपके पास दो क्लाउड है, एक तो सीरो क्यूमुलस, एक है सीरो स्टेटस। वही मीडियम क्लाउड में दो है, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्टेटस। लो क्लाउड में आपके पास है निम्बो स्टेटस एंड स्टेटस क्लाउड। वही वर्टिकल में आपके पास क्यूमुलस क्लाउड एंड क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। यहां पे आप दो टर्म समझना, एक तो आप देख रहे हो क्यूमुलस एंड दूसरा देख रहे हो आप स्टेटस। ये तो हो गई क्यूमुलस और स्टेटस के बारे में बात। अब देखो क्यूमुलस का मतलब होता क्या है? क्यूमुलस वैसे क्लाउड जो आपके वर्टिकली राइज करते हैं, वैसे क्लाउड जो आपके वर्टिकली राइज कर रहे हैं उसे आप कहोगे क्यूमुलस क्लाउड। तो यहां देखो सीरो क्यूमुलस मतलब ये जो क्लाउड है ये अल्टीट्यूड में तो मैक्सिमम है, 5 किलोमीटर अबव है, साथ ही साथ ये वर्टिकली राइज कर रहा है, इसलिए इसे आप कह रहे हो सीरो क्यूमुलस। वहीं स्टेटस क्लाउड क्या हो गया? जो आपकी हॉरिजेंटली राइज करे। दैट मीन्स ये जो क्यूमुलस क्लाउड है इसकी जो इंटेंसिटी है वो तो मैक्सिमम होगी, लेकिन अगर इसकी एरिया कवर की बात करें तो वो मिनिमल होगी, वो ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन स्टेटस क्लाउड जो है इसकी इंटेंसिटी लो होती है, लेकिन एरिया की बात करें तो ये एरिया ज़्यादा कवर करता है, इसे आप स्टेटस क्लाउड कहते हो, मतलब जो हॉरिजेंटली चल रही है। आई होप ये दोनों पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। अब चलिए आप कुछ बात करते हैं एक एक करके क्लाउड के बारे में। उससे क्या करते हैं, सबसे पहले इस पूरे जो भी यहाँ पे आप जितने भी क्लाउड देख रहे हो इनको क्या करते हैं एक डायग्राम के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं, उससे आप इजीली समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट पेज ऐड करके उसमें आप इसके लिए डायग्राम बना देते हैं। सपोज ये आपका सी लेवल हो गया, ये आपका सी लेवल हो गया। डायग्राम समझते चलना, सी लेवल हो गया। इसके अबव आपके पास 2 किलोमीटर हो गई एरियाज, अल्टीट्यूड क्या हो गई 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। एंड देन उसके अबव 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ये हो गई बात।
अब यहां आप देखो कि देखो दो तरीके का क्लाउड फॉर्म होगा जो आपके हाई क्लाउड होगी। एक तो होगी आपकी, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं चलो, एक होगी आपकी सीरो क्यूमुलस। तो वो क्लाउड कैसे होगी, कुछ ऐसे होगी, सीरो क्यूमुलस। इसे आप क्या कह रहे हो, सीरो क्यूमुलस क्लाउड। इसे समझने में आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगा। वहीं 5 किलोमीटर का अबव आपके पास एक और क्लाउड फॉर्म होगी जिसे आप कहोगे सीरो स्टेटस। इसे आप क्या कह रहे हो, सीरो स्टेटस। ये हो गई 5 किलोमीटर के अबव के बारे में। वहीं अब 5 to 2 किलोमीटर में आते हैं। एक क्लाउड होगी आपकी जो बनेगी ऑल्टो क्यूमुलस। वो भी कैसे होगी आपकी, अब ये भी आपकी वर्टिकली ही होगी, राइज करेगी। इसे आप क्या कह रहे हो, ऑल्टो क्यूमुलस। ठीक है। वहीं एक जो है वो आपकी हॉरिजेंटली होगी, एक हॉरिजेंटली होगी। इसे क्या हो गया आप, ऑल्टो स्ट्रेटस। आई होप ये दोनों भी आपका क्लियर होगा, ऑल्टो क्यूमुलस एंड ऑल्टो स्ट्रेटस। अब देख लो, अब नीचे आते हैं बिल्कुल। यहां पे अब नीचे देखोगे 2 किलोमीटर के लो, यहां पे देखोगे आप एक क्लाउड है जो अपना है निम्बो स्ट्रेटस। क्या वो क्लाउड, निम्बो स्ट्रेटस। ये क्लाउड हो गया। ठीक है। वहीं एक क्लाउड है जो है अपना स्ट्रेटस, मतलब वो बिल्कुल अब ग्राउंड के सामने फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ग्राउंड के सामने फॉर्म हो रहा है, इसे कह रहे हो आप स्ट्रेटस। ठीक है, ये तो हो गई बात जो अपने 6 मेजर क्लाउड थी। अब वर्टिकल क्लाउड में आप देखोगे, वर्टिकल क्लाउड में आपके पास 2 क्लाउड थे, एक थे क्यूमुलस क्लाउड, एक थे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। देखो जो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये क्लाउड देखोगे तो ये क्लाउड आपका वर्टिकली पूरा राइज करता है। ठीक है, ये क्लाउड का फॉर्मेशन कुछ ऐसे होता है, अगर आप डायग्राम के हेल्प से समझोगे तो ये क्लाउड कुछ आपका ऐसे जाके वर्टिकली कॉलीफ्लावर शेप में फॉर्म होता है। ठीक है, कॉलीफ्लावर शेप में ये फॉर्म होता है, इसे कहते हो आप क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, इसे ही आप कॉलीफ्लावर शेप क्लाउड भी कहते हो, कॉलीफ्लावर शेप। ठीक है, और एनविल टॉप, एनविल टॉप, ये दोनों नाम भी आप, इसका शेप का नाम है। ठीक है, एनविल टॉप या कॉलीफ्लावर शेप, आप इसे भी जानते हो, निम्बो स्टेटस, सॉरी क्यूमुलो निम्बस क्लाउड को। अब देखो इसके बारे में पहले कुछ फीचर देख लेते हैं क्यूमुलो निम्बस के बारे में। ये जो क्लाउड होती है क्यूमुलो निम्बस, इसके बारे में यहीं पे फीचर लिख लेते हैं। ये देखो सबसे ज़्यादा इसका ग्रेटेस्ट, एक तो अल्टीट्यूड इसका मैक्सिमम होता है, ग्रेटेस्ट अल्टीट्यूड होता है। वहीं ये जनरेट करता है आपका हाई इंटेंसिटी रेनफॉल। क्या जनरेट करता है अपना, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल। नेक्स्ट, यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी लाइटनिंग से लेकर थंडर तक। लाइटनिंग एंड थंडर को भी के लिए भी यही क्लाउड आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी होता है, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होता है, ग्रेटेस्ट अल्टीट्यूड होता है, एंड लाइटनिंग एंड थंडर को ये क्लाउड जो है वो सपोर्ट करता है। वहीं एक और जो वर्टिकल क्लाउड था जिसे आप कहते थे क्यूमुलस क्लाउड, इसके बारे में कुछ अब देख लेते हैं। क्यूमुलस क्लाउड, ये क्लाउड जो होती है ये आपकी जो निम्बो स्टेटस है, ये देखो निम्बो स्टेटस है, इसके नीचे फॉर्म होती है। ये आपकी बिलो निम्बो स्टेटस, बिलो निम्बो स्टेटस में ये फॉर्म होती है, सबसे पहला पॉइंट। लेकिन स्टेटस क्लाउड के अबव फॉर्म होती है, लेकिन अबव स्टेटस क्लाउड, तो मतलब दोनों के ये बीच में है। ठीक है, निम्बो स्टेटस के नीचे है लेकिन स्टेटस क्लाउड के ये ऊपर है। ठीक है, अब ये जो आपकी जो क्यूमुलस जो क्लाउड फॉर्म हो रही है, सबसे पहले ये तो आपकी ड्राई कंडीशन को सपोर्ट करती है, ड्राई कंडीशन को सपोर्ट करती है, इसलिए ये फेयर वेदर क्लाउड को दिखाती है। क्या दिखाती है, फेयर वेदर क्लाउड को। ये तो दूसरी पॉइंट हो गई। साथ ही साथ ये फॉर्म कहां होती है, तो ये अपनी लीवॉर्ड साइड में फॉर्म होती है। एक तो हो गई विंडवर्ड साइड,
एक हो गई अपनी लीवॉर्ड साइड। और एरिया की बात करोगे तो ये आपको सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा। तो ये क्या बात हो गई, आपने देखा क्या क्या हमने देख लिया, पूरा क्लाउड को, टाइप्स ऑफ क्लाउड देख लिया, पैरामीटर्स देख लिया हमने, अल्टीट्यूड, शेप, एबिलिटी टू जनरेट रेनफॉल, टाइप्स ऑफ क्लाउड भी देख लिया हमने, शेप भी देख लिया, साथ ही साथ डायग्राम के हेल्प से पूरे क्लाउड को भी हमने समझ लिया। आई होप ये सारी बातें भी आपकी क्लियर होगी। अब चलिए अब जल्दी से ये जो हैंड रिटन नोट्स है इसमें क्या क्या लिखे हुए वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर अल्टीट्यूड, अपीयरेंस एंड द प्रोसेस दैट फॉर्म्स देम। तो वही जो तीनों आपका पैरामीटर्स है वही। ये डायग्राम में आपको किसी भी तरह कोई डिफिकल्टीज नहीं होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी आपकी। अब देख लो यहाँ पे, बेस्ड ऑन अल्टीट्यूड क्लाउड्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। एक तो हो गई अपनी हाई लेवल क्लाउड्स, एक हो गई मिड लेवल क्लाउड्स एंड एक हो गई लो लेवल क्लाउड। देखो हाई लेवल क्लाउड को क्या कह रहे हैं, सीरस क्लाउड, मिड लेवल क्लाउड को ऑल्टो क्लाउड। अब देख लो हाई लेवल क्लाउड है, अल्टीट्यूड क्या होगी, अबव 20,000 फीट मतलब 6,000 मीटर के ऊपर, कंपोजिशन आइस क्रिस्टल, अपीयरेंस थिन, विस्पी एंड फेदरी। ठीक है, ये हमने देख लिया। वैसे मिड लेवल क्लाउड ऑल्टो क्लाउड, यहाँ की भी आप देख लो 2 से 5 किलोमीटर के बीच में था, कंपोजिशन क्या था, वाटर ड्रॉपलेट्स था, आइस क्रिस्टल था। वहीं लो लेवल क्लाउड देख लो आप, अल्टीट्यूड क्या है, लेस देन 2 किलोमीटर, कंपोजिशन क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है, एसोसिएटेड विथ वेदर फेनोमेना सच एज रेन से आपको ये एसोसिएट करता है। इसकी भी आपने दोनों क्लाउड देख ली थी जो मैंने आपको बताया था। एडिशनली सम क्लाउड्स फॉर्म वर्टिकल, जो वर्टिकल के बारे में बात की थी, वर्टिकली थ्रू द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंडिंग थ्रू मल्टीपल अल्टीट्यूड लेवल। एक क्या था, क्यूमुलस क्लाउड, एक क्या था, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अपीयरेंस क्या था, पफी, कॉलीफ्लावर लाइक, लोअर टू मिडिल ट्रोपोस्फेयर। ये कहाँ था, जो क्यूमुलस क्लाउड था लोअर टू मिडिल ट्रोपोस्फेयर, एसोसिएटेड विथ फेयर वेदर। बट क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ये क्या था, प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म। ये भी मेरी बात हो चुकी है आपसे। क्यूमुलोनिम्बस के बारे में कुछ देख लो, टावरिंग क्लाउड्स एक्सटेंड वर्टिकली थ्रू ट्रोपोस्फेयर एंड आर एसोसिएटेड विथ थंडरस्टॉर्म, हैवी रेन्स, लाइटनिंग एंड समटाइम्स हेल एंड टोर्नेडोज। आप देखो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एक्चुअली क्या है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउड है क्योंकि ये बहुत इंटेंसिफाइड रेनफॉल जनरेट करता है, थंडर स्टॉर्म जनरेट करता है, हेल जनरेट कर रहा, टोर्नेडोज जनरेट कर रहा। इनके बारे में क्या करते हैं, देखो क्लाउड तो हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ क्लाउड भी देख लिया, क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोस्टेटस, ऑल्टोस्टेटस, सीरस क्लाउड, सारे क्लाउड को हमने देख लिया। इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन है जो इसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के फॉर्मेशन में इसको हेल्प करता है। तो वो अब एक बार इसे भी देख लेते हैं। हेडिंग आप लिख सकते हो कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, कंडीशन फॉर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, कैसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या क्या कंडीशन जो इसको सपोर्ट कर रहा है, देखो सबसे पहला क्या है कि एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होना चाहिए। एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होना चाहिए, पहला पॉइंट। अब इसका आप एग्जांपल कैसे समझ सकते हो वो देख लो आप। ये आप सपोज ये आप ग्लोब को कंसिडर कर लो, ये 0 डिग्री को आप कंसिडर कर लो, सन की रेज देखोगे आप यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि टेम्परेचर जो है वो आपका मैक्सिमम होगा, प्रेशर जो है वो आपका मिनिमल होगा। ये अपोजिट काम करता है नॉर्मल थर्मल कन्वेक्शन में, ये बात आपको क्लियर होगा। तो यहाँ आप देखोगे कि ये एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड एयर है। ह्यूमिड की है, क्यों है, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा है, वाटर कंटेंट है, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे ह्यूमिड है। हॉट है क्योंकि सन की रेस डायरेक्ट पड़ रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो टेम्परेचर है वो तो मैक्सिमम है, प्रेशर जो है वो मिनिमल है। तो यहाँ पे जो एयर है वो आपका राइज करेगा, और राइज बहुत मैक्सिमम करके वो रेनफॉल जनरेट करता है, और बहुत मिनिमल समय के लिए। हर दिन देखोगे आप कि 2 to 4 PM में यहाँ पे आपका इक्वेटर रीजन में आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। तो आप इससे इसको समझ सकते हो, एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड एयर। सेकेंड आप क्या और देख सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है अब वो आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा।
काइनेटिक एनर्जी आपको कहाँ देखने को मिलता है? विंडवर्ड साइड में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? विंडवर्ड साइड, जहाँ पे ओरोग्राफिक इफेक्ट आपका क्रिएट हो रहा है, वहाँ से अब वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो अब वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। ये सेकंड पॉइंट आपका क्लियर होगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या हो जाएगी? थर्ड हो जाएगी आपकी डाइवर्जेंस ऑफ एयर, डाइवर्जेंस ऑफ एयर और आउटफ्लो ऑफ एयर। ये होता क्या है वैसे? ये आपका अपर ट्रोपोस्फेयर में होता है। आपने देखा था ना जब हमने प्रेशर बेल्ट पढ़ा था, प्रेशर बेल्ट जब पढ़ा तो उसमें क्या देखा था आपको कि जो अपर ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पे जो एयर है वो अब डाइवर्ज हो रही है, एक लेफ्ट साइड जा रही है, एक आपके राइट साइड जा रही है, ठीक है। तो ये भी आपका सपोर्ट करती है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो आपका लाइटनिंग एंड थंडरिंग का सोर्स होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो आपका सोर्स है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में, लाइटनिंग और थंडरिंग को वो हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना। एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड एयर होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है। एंड थर्ड डाइवर्जेंस ऑफ एयर होगा। तो इससे क्या होगा? आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड देखने को मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड भी यहाँ पे क्लियर आपका। अब नेक्स्ट इसमें कुछ है तो और बात कर लेते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देख लो। देखो कभी भी जब क्लाउड कंडेंस होता है, वहां पे जब कंडेंसेशन होता है तो वो रेनफॉल के फॉर्म में नहीं आता है, वो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आता है। अब वो प्रेसिपिटेशन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। फॉर एग्जांपल रेन हो गई, स्नो हो गई, स्लीट हो गई, हेल हो गई। एक एक करके इसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेन क्या हो गई? फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वाटर, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। स्नो क्या हो गई? फॉल्स व्हेन द टेम्परेचर इन द क्लाउड इज बिलो फ्रीजिंग, उसे आप स्नो कह दोगे। स्लीट किसे कह दोगे? रेन दैट फ्रीजेज एट इट्स फॉल, जब वो फॉल हो जाएगा तब वो फ्रीज हो जाएगा, उसे आप स्लीट कहोगे। हेल किसे कहोगे? फॉर्म्स व्हेन ड्रॉप्स ऑफ रेन फ्रीज एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैरी देम हायर इनटू अ क्लाउड at lower latitude where rate of convection is higher, so usually in summer season। इसे आप हेल कहोगे। तो इसे आप ध्यान रख लेना बस, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में इसे आप ध्यान रख लेना। इसी के साथ हमारा क्लाउड का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा अपना रेनफॉल, रेनफॉल एंड इट्स टाइप। अब चलिए उसको डिस्कस करते हैं। देखो अगर आप रेनफॉल को देखोगे, अब हमारी बात क्या होगी? रेनफॉल एंड इट्स टाइप। सबसे पहले देखते हैं रेनफॉल होता कैसे है। रेनफॉल होता कैसे है सबसे पहले ये समझते हैं। सपोज कोई सरफेस है, आप एक सरफेस को कंसीडर कर लो, ये कोई सरफेस है, यहाँ पे जो सन है उनकी डायरेक्ट रेस पड़ रही है, और ये जो सरफेस है ये आपकी हॉट एंड ह्यूमिड सरफेस है, हॉट एंड ह्यूमिड सरफेस है। पहला पॉइंट ये हो गया। तो ये जो हॉट एंड ह्यूमिड सरफेस है, यहाँ से आपकी जो एयर होगी वो क्या करेगी? राइज करेगी। दूसरा पॉइंट, राइज करेगी। वही जो एयर राइज करेगी वो ऊपर जाके ट्रोपोस्फेयर के ऊपर में जाके ये क्या करेगी? कूल हो जाएगी। क्या होगा इसका? कूलिंग होगा। एंड देन कूलिंग के बाद इसका क्या होगा? आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? इसके बाद इसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। एंड देन उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? क्लाउड फॉर्मेशन होगा। एंड देन उसके बाद वो आपके रेनफॉल में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को ध्यान रखना। सरफेस क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हॉट एंड ह्यूमिड सरफेस होना चाहिए, जहां से जो हॉट एंड ह्यूमिड जो एयर है वो आपकी राइज करे। ये क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड एयर है जो आपकी अपलिफ्ट करे। वही ऊपर जाके क्या होगा? कूल हो जाएगा। एंड देन कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, एंड देन क्लाउड फॉर्मेशन होगा, एंड देन रेनफॉल होगा। इस पॉइंट को सबसे पहले आप ध्यान रखना। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये तो हो गई रेनफॉल की बात, ये समझ गए। अब आप देखो कि रेनफॉल कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब हमें वो देखना है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। सबसे पहला देखो क्या है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल, देखो ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है इसको सपोर्ट कौन करता है? इसको सपोर्ट करता है आपका थर्मल कन्वेक्शन। ये जो थर्मल कन्वेक्शन है, थर्मल कन्वेक्शन मतलब जो सरफेस पे जो हॉट एंड ह्यूमिड एयर है वो अपलिफ्ट करेगा। वही आपको एक तरह से थर्मल कन्वेक्शन की वही बात हो रही है। जो थर्मल कन्वेक्शन है वो आपका हॉट एंड ह्यूमिड एयर को,
हॉट एंड ह्यूमिड एयर को ये अपलिफ्ट करेगा, उससे जो रेनफॉल होगा उसको आप कहोगे कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, अब देखो इसके लिए ना कुछ सरफेस एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं जो आपके कन्वेक्शनल रेनफॉल को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहला होगा आपका कि प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज्ड सोर्स, लोकलाइज्ड, ये सब पॉइंट लिखते रहना आप, लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए। अगर मॉइस्चर कंटेंट ना हो, आपने इसके पहले टॉपिक में देखा था, अगर मॉइस्चर कंटेंट ना हो तो वो क्लाउड फॉर्मेशन, वो रेनफॉल होगा ही नहीं। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हो गई, फॉरेस्ट हो गई, मॉइस्ट सॉइल हो गई, ये होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, जो सरफेस एंड एयर टेम्परेचर है वो दोनों आपका हाई होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट। थर्ड, ये आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल है, ये देखने को कहाँ मिलता है, ये आपको इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट ये हो गया, कहाँ देखने को मिलता है, इक्वेटोरियल रीजन में। क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, या किस चीज का प्रेजेंस होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डोल्ड्रम एंड ITCZ। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा, ये शुरू से ही बात चल रहा है हमारा डोल्ड्रम एंड ITCZ का। उसके बाद ये जो एरिया होता है जहां कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलता है, ये वैसे तो देख लिया आप कहां पे, इक्वेटोरियल रीजन में। यहां पे 2 to 4 PM डेली बारिश होता है, 2 to 4 PM डेली बारिश होता है। वहीं अगर आप देखोगे ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन की बात करें तो वहां सिर्फ समर में बारिश होता है। ठीक है, जो कन्वेक्शनल रेनफॉल से जो बारिश होता है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में, वहां पे सिर्फ समर में बारिश होता है, ड्यूरिंग समर वहां पे बारिश होता है। और वही जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है ये आपका नेग्लिजिबल है, मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है आपके पोलर रीजन पे, वहां पे इससे किसी भी तरह कोई बारिश नहीं होता है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल से आप बस इतने पॉइंट को ध्यान रखना, ये सब पॉइंट को ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, यहां देख लेते हैं। ऑकर्स व्हेन द एयर नियर द अर्थ सरफेस इज हीटेड, becomes buoyant and rises rapidly, forming cumulonimbus cloud that glow into towering cumulonimbus cloud। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ कौन सा वो क्लाउड देखने को मिलेगा, cumulonimbus cloud। इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। Intense and localized, often resulting in heavy showers, thunderstorm and short-lived period of rainfall। वही आपकी 2 to 4 PM वाली बात हो रही है। एंड देन लैटिट्यूड्स, अगर इसकी एक्सटेंशन देखें कन्वेक्शनल रेनफॉल की, वो कहाँ है, नियर द इक्वेटर, 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ। प्रेसिपिटेशन देखो, यहाँ पे रेनफॉल होता है, मोस्ट कॉमन क्या है यहाँ पे, रेनफॉल। थंडर स्टॉर्म्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हेल इन सम केसेस। ये देख लो कन्वेक्शनल रेनफॉल आपका कैसे हो रहा है, ये देखो ये लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर एरिया मतलब टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम होगा, हाई टेम्परेचर होगा। तो अब क्या होगा, ये आपका एयर जो है ये आपका ऊपर राइज कर जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा एंड देन उसी से आपका प्रेसिपिटेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। तो ये आपका पहला कंप्लीट कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब इसका देखते हैं हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखो आप ओरोग्राफिक रेनफॉल को इंडिया के कंटेक्स्ट में समझो। आप देखो ये आपका सपोज पेनिनसुलर इंडिया है, ये आपका पेनिनसुलर रीजन है, ये एरिया हो गया आपका वेस्टर्न घाट का रीजन, ये एरिया हो गया आपका ईस्टर्न घाट का रीजन। हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न घाट के रीजन की। अब देखो ये आपका 0 डिग्री हो गया इक्वेटर। अब यहाँ पे क्या होता है, मानसून के समय में आप देखोगे कि साउथ वेस्ट मानसून विंड कुछ ऐसे फ्लो करता है। अभी आपका मानसून का सीजन स्टार्ट हो गया, ये क्या हो गया, अरेबियन सी ब्रांच, ये हो गया। इधर क्या हो गया आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये दोनों पॉइंट क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे एक पैरेलल बाउंड्रीज है जिसको आप वेस्टर्न घाट बोलते हो, वेस्टर्न घाट है ये। अब ये देखो ये जो आपका साउथ वेस्ट मानसून विंड आ रहा, साउथ वेस्ट मानसून विंड जो आ रहा, ये क्या करेगा, इससे वेस्टर्न घाट से ये अब कोलैप्स करेगा, इससे अब ये टकराएगा तो ये क्या करेगा, अब यहां से अपलिफ्ट कर जाएगा, अपलिफ्ट करेगा ऊपर की ओर और फिर वहां से ये क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। इससे क्या होगा, जो एरिया आपके विंडवर्ड साइड है, जो एरिया आपके विंडवर्ड साइड है वहां पे आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा, हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन जो एरिया आपके लीवर्ड साइड है, मतलब जो रेन शैडो जोन में है, वहां पे आपको नेग्लिजिबल रेनफॉल देखने को मिलेगा, बिल्कुल रेनफॉल वहां पे नहीं होगा। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये भी देख सकते हो आप। ये देखो विंडवर्ड साइड है, यहां से क्या हो रही है, देखो ये ऑनशोर विंड जो है
ये आपकी अपलिफ्ट हो रही है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल में चेंज हो रही है। ये देखो आपका रेन शैडो रीजन है, इसको आप डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन समझ सकते हो। डेक्कन प्लेट्यू का रीजन आप यहाँ पे समझ सकते हो। ये देखो यहाँ पे लीवॉर्ड साइड है, ये आपका माउंटेन को आप वेस्टर्न घाट समझ लो। इससे आप एग्जाम्पल से आप ओरोग्राफिक रेनफॉल को समझ जाओगे। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। अब देखो इसमें क्या क्या सरफेस एंड एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है इसके लिए क्या क्या चाहिए। एक पहला पॉइंट आपने क्या समझ लिया ओरोग्राफिक रेनफॉल से, ये होगा कहां पे, विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन में ये आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलेगा। अब इसके लिए सरफेस एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या चाहिए वो आप लिख लो। सबसे पहला जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए कि इनफ्लो ऑफ ऑनशोर विंड होना चाहिए। इनफ्लो ऑफ ऑनशोर विंड होना चाहिए, क्योंकि ऑफशोर अगर होगा तो वो मॉइस्चर कंटेंट वहां पे नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ माउंटेन और हिल होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माउंटेन एंड हिल होना चाहिए, ताकि जो एयर है उसको वो अपलिफ्ट करे, सपोर्ट करे अपलिफ्ट में। ये दोनों कंडीशन यहां पे होना चाहिए ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए। अब इसके बारे में कुछ देख लो आप। फॉर्म्स व्हेन मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर एलिवेटेड टेरेन सच एज माउंटेन्स एंड और हिल्स। लीवॉर्ड साइड में देखो क्या होगा, मैक्स एक्सपीरियंस रेन शैडो इफेक्ट। यहां पे क्या होता है आपका, रेन शैडो इफेक्ट होता है, आप देख लो लीवॉर्ड साइड में। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन इन रीजन्स विथ माउंटेनियस टेरेन। प्रेसिपिटेशन क्या होगा, यहां पे रेनफॉल भी देखने को मिलेगा, स्नो भी देखने को मिलेगा। तो ये आपकी बात हो गई ओरोग्राफिक रेनफॉल की। आप इसे अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में भी समझ लो तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट और बात करते हैं इसके आगे, फ्रंटल रेनफॉल की, जिसे आप साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हो। देखो जो फ्रंटल रेनफॉल है इसमें जो फ्रंटोजेनेसिस है वही सपोर्ट करता है रेनफॉल को। जो फ्रंटोजेनेसिस है इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। फ्रंटोजेनेसिस है वही इंश्योर करता है आपके रेनफॉल को, फ्रंटल रेनफॉल को, इसीलिए इसे फ्रंटल रेनफॉल या साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं। अब देखो फ्रंटोजेनेसिस होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो, यहाँ पे लिटिल बिट समझ लेते हैं। यहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस होता है जब दो कंट्रास्टिंग एयर एक दूसरे से कोलैप्स करते हैं। दो कंट्रास्टिंग एयर जब कोलैप्स करते हैं एक दूसरे से, उसे आप फ्रंटोजेनेसिस कहते हो। ठीक है, फ्रंटोजेनेसिस रिक्वायर करता है, कन्वर्जेंस ऑफ कंट्रास्टिंग विंड। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं अच्छे से। इसे एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज रेड कलर जो है, रेड कलर आपका हॉट एंड ह्यूमिड एयर को दिखा रहा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हॉट। ये सब डायग्राम आप बनाते चलना, बहुत हेल्पफुल है। हॉट, ह्यूमिड, लाइटर, मैरीटाइम, ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। ये मैरीटाइम क्या है, ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज क्या है, ये सब बातें थोड़ी देर में होगी। मैरीटाइम आपकी बात होगी, ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज आपसे बात हो चुकी है। ये सब, ये जो हॉट एंड ह्यूमिड एयर है ये क्या करेगा, ये आपका ऊपर की ओर अपलिफ्ट करेगा, क्योंकि ये हॉट ह्यूमिड है, लाइटर एयर है। ये क्या करेगा, आपका ऊपर की ओर जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरे साइड ग्रीन कलर जो है ये आपका कोल्ड एयर को दिखा रहा। दूसरे साइड है कोल्ड, डेंसर, ड्राई, कॉन्टिनेंटल पोलर स्टर्लीज। ये क्या है, आपका कोल्ड एयर है, पोलर स्टर्लीज। सेकंड पॉइंट क्लियर है। अब ये कैसा है, ये आपका जो एयर है ये कुछ ऐसे है, ये एयर आपका कुछ ऐसे है। सेकंड पॉइंट भी क्लियर। अब देखो अब इसमें होगा क्या, जो हॉट एंड ह्यूमिड एयर है वो क्या देख रहे हो आप कि ऊपर की ओर अपलिफ्ट कर रहा, ऊपर की ओर ये अपलिफ्ट कर रहा। तो अब ऊपर की ओर अपलिफ्ट कर रहा तो ये क्या करेगा, यहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन कर देगा। वही क्लाउड अब क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन में चेंज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। तो इसे ही आप क्या कह रहे हो, इसे ही आप फ्रंट कह रहे हो, जहां पे आपका क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा एंड वो सपोर्ट कर रहा आपके रेनफॉल को। आई थिंक ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। देखो इसमें फ्रंटोजेनेसिस क्या हुआ, जो हॉट एंड ह्यूमिड एयर है ये क्या है, अब ऊपर चल जा रहा है और ये क्लाउड आपका फॉर्मेशन कर रहा है, वहीं से आपका रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, देखो ऐसे जो क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं ना, ये आपको ज़्यादातर विंटर सीजन में देखने को मिलते हैं।
विंटर सीजन में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? टेम्परेट एंड सब पोलर रीजन में। तो इसको भी ध्यान रखना आप, ये सब भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। कहाँ देखने को मिलते हैं? टेम्परेट एंड सब पोलर रीजन में। तो आई थिंक फ्रंटल रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल आपने समझ लिया होगा। अब देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, ऐसे रेनफॉल को जो कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ मॉइस्चर। सोर्स ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर तो मैंडेटरी है, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो वो रेनफॉल में कन्वर्ट ही नहीं होगा। दूसरा, इनफ्लो ऑफ ऑनशोर विंड, इनफ्लो ऑफ ऑनशोर विंड, ये सब क्या है? ये सब कॉमन फिनोमेना आपको हर रेनफॉल में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ओरिएंटेशन ऑफ माउंटेन, ओरिएंटेशन ऑफ माउंटेन्स। नेक्स्ट क्या है? और अल्टीट्यूड एंड स्लोप ऑफ माउंटेन। दूसरा क्या है? ट्रैक ऑफ दिस साइक्लोन्स। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखना फ्रंटल रेनफॉल से। तो बस इतना डायग्राम, ये डायग्राम समझ जाना, आपका काम हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में यहाँ पे क्या एडिशनल पॉइंट लिखी हुई है। फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकर्स अलोंग द लीडिंग एज ऑफ फ्रंटल बाउंड्रीज बिटवीन टू कंट्रास्टिंग एयर मासेस। जो हमने बात की, एक साइड हॉट एंड ह्यूमिड था, एक साइड कोल्ड एंड ड्राई था, सच एज कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट। अब देखो वार्म फ्रंट में होता क्या है? वार्म फ्रंट में क्या है? देखो ये जो एरिया है ये आपका वार्म फ्रंट है, मतलब अब वार्म एयर जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, कोल्ड एयर इधर की ओर आपको दिख रहा है। ठीक है, वार्म एयर मास मूव हो रहा, कोल्ड एयर मास है वो नीचे रहेगा, ये अब ऊपर की ओर जाएगा, वार्म एयर मास। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ रेनफॉल्स ओवर अ लार्जर एरिया, अगर ऐसा होगा तो ये क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ रेनफॉल ओवर अ लार्जर एरिया। नेक्स्ट देख लो आप, कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में अब क्या होगा कि मूविंग कोल्ड एयर मासेस, जो कोल्ड एयर मास है अब वो मूव करेगा। यहां देखो, फोर्सफुली अपलिफ्टमेंट ऑफ वार्म एयर मासेस, शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटेंस रेनफॉल। ये आपको किसको जनरेट करेगा? शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटेंस रेनफॉल को। ऑफन एसोसिएटेड विथ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स एंड फ्रंटल सिस्टम। लैटिट्यूड कहां इसका एक्सटेंशन है? मिड लैटिट्यूड रीजन 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड। प्रेसिपिटेशन रेनफॉल होगा, स्नो और स्लिट भी हो सकता है इन सम केसेस। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रंटल रेनफॉल से। नेक्स्ट अब देख लेते हैं लास्ट टाइप ऑफ रेनफॉल, ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेनफॉल। देखो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेनफॉल है ये भी आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल है ऑन अ लार्ज स्केल। और पॉइंट क्या है? एसोसिएटेड विथ सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड अ लो प्रेशर सिस्टम सच एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। वहां पे आपको ऐसे रेनफॉल देखने को मिलते हैं। इंटेंस एंड वाइड स्प्रेड विथ हैवी रेनफॉल ऑकरिंग ओवर अ लार्ज एरिया फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड्स। नेक्स्ट, कैन रिजल्ट इन फ्लडिंग, लैंडस्लाइड एंड अदर सीवियर वेदर इंपैक्ट। प्रेसिपिटेशन कैसा होगा? रेनफॉल होगा। समटाइम्स थंडर स्टॉर्म एंड हिल्स ऑकर्स, ये भी होते हैं। इन कोल्डर रीजन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे आप टेम्परेट साइक्लोन कहते हो, कैन रिजल्ट इन स्नोफॉल। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से आप बस इतना पॉइंट ध्यान रख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो ये 4 तरीके का आपने क्या देख लिया? रेनफॉल देख लिया, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। सबसे पहले हमने क्या देखा? रेनफॉल के बारे में देखा, फिर टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी डिटेल में देखा। अब चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी एक और टॉपिक आती है। रेनफॉल हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं थंडर स्टॉर्म के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक है, बस जल्दी से देख लेते हैं। थंडर स्टॉर्म देखो होता क्या है? थंडर स्टॉर्म्स आर एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, ऑफन accompanied by heavy rain, strong winds and sometime hail। इसे आप क्या कहते हो? थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्या है? एक एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है जो किसके प्रेजेंस में होता है? थंडर और लाइटनिंग के प्रेजेंस में होता है। क्या जनरेट करता है? हैवी रेनफॉल जनरेट करता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स जनरेट करता है एंड समटाइम्स हेल भी ये जनरेट करता है। अब इसका फॉर्मेशन होता क्या है वो देख लेते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन। टिपिकली फॉर्म्स इन वार्म एंड मॉइस्ट एयर मासेस। अगर वार्म एंड मॉइस्ट एयर मासेस होगा तभी तो पॉसिबिलिटीज है। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड को याद कर लो आप, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड को याद कर लो, जो वर्टिकल आपका क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा था। इसमें आप देख रहे थे ना, बिल्कुल ऊपर की ओर जा रहा था, राइज कर रहा था, जो हॉट एंड ह्यूमिड एयर था। तो वही बात हो रही है। टिपिकली फॉर्म इन वार्म एंड मॉइस्ट एयर मासेस वेयर देयर इज इनस्टेबिलिटी एंड अपवर्ड वर्टिकल मोशन ऑफ एयर। दिस अपवर्ड मोशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। बस वही बात हो रही है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की। 3 मेन स्टेजेस होते हैं। देखो थंडर स्टॉर्म के भी 3 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहला क्या है? क्यूमुलस स्टेज, एंड देन मैच्योर स्टेज, एंड देन डिसिपेटिंग स्टेज। ठीक है, क्यूमुलस स्टेज क्या है? वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेस एंड फॉर्म क्यूमुलस क्लाउड
सबसे पहले क्या होगा, वार्म एंड मॉइस्ट एयर जो होगा वो राइज होगा और वो किसको जनरेट करेगा, क्यूमुलस क्लाउड को। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट स्टेज हो गया। अब क्या हो गई, मैच्योर स्टेज में आएंगे हम लोग। मैच्योर स्टेज के बारे में देख लो, अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट विद इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ लाइटनिंग, थंडर, हैवी रेन एंड समटाइम हेल। ये आपका बात हो गया मैच्योर स्टेज का। अब देख लो डिसिपेटिंग स्टेज, मतलब अब क्या है, ओल्ड स्टेज में आ गया, एंड होने वाली। अब द स्टॉर्म वीकर्स एज डाउनड्राफ्ट डोमिनेट्स एंड सप्लाई ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर डिमिनिश। तो यहां पे अब जाके ये आपका थंडर स्टॉर्म एंड हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट का ध्यान रखना, क्यूमुलस स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड डिसिपेटिंग स्टेज। आप अगर रिवर के कंसीडर में ले लो, जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म पढ़ते हो, तो उसमें क्या था, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। तो वैसे ही आप इसको भी तीनों को याद कर लेना। अब क्लाउड के बारे में देख लो आप, क्लाउड इन्वॉल्व, कौन कौन से क्लाउड इन्वॉल्व होते हैं इसमें। क्लाउड्स इन्वॉल्व देख लो आप, सबसे पहला क्या है, क्यूमुलस क्लाउड, ये तो हमने देख लिया क्यूमुलस स्टेज, एंड देन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो आपका मैच्योर स्टेज में था। बस यही है, इसी की बात यहाँ हो रही है बस। अब देख लो हजार्ड्स, देख लो हजार्ड क्या होते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक्स कॉज फायर्स, इलेक्ट्रिक डैमेज एंड डेथ्स, हैवी रेनफॉल। इसमें क्या क्या होती है हजार्ड्स में, सबसे पहले तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स, वो क्या लीड करता है, कॉज फायर, इलेक्ट्रिक डैमेज एंड डेथ्स। उसके बाद हैवी रेनफॉल होती है लीडिंग टू फ्लैश फ्लड, एंड देन स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कॉज प्रॉपर्टी डैमेज एंड पावर आउटेज। उसके बाद क्या होती है, हेल्थ कैन डैमेज क्रॉप्स, व्हीकल एंड बिल्डिंग। तो बस हजार्ड्स के बारे में, वैसे ये सब दोनों जो है ना, हजार्ड्स हो गई, थंडर स्टॉर्म हो गई, ये जब हम लोग ज्योग्राफिकल फेनोमेनास पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको फिर से देखने वाले हैं। अभी बस ओवरऑल एक बार आप नज़र डाल लो बस इस पर। तो हमारी अभी तक क्या क्या हो गई, अभी थोड़ी देर पहले रेनफॉल भी हमारी कंप्लीट हो गई, क्लाउड भी कंप्लीट हो गई, ये सारी बातें अभी हो गई आपसे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। नेक्स्ट टॉपिक है एयर मासेस। इसको आप अच्छे से समझते हैं, एयर मासेस, इससे क्वेश्चन आपका जीएस में पूछा हुआ है, जीएस 1 में इससे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। चलिए अब एयर मासेस को देखते हैं। चलिए एयर मासेस को देखते हैं। इसको क्या करते हैं, ये तो जो लिखा हुआ है ठीक है, इसको हम लोग एक अलग से पेज ऐड करते हैं और आपको बहुत डिटेल में उस टॉपिक को समझाते हैं, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखने वाले हैं, एयर मास। ठीक है, एयर मास। अब एयर मास होता क्या है, सबसे पहले उसका आप डेफिनेशन देख लो, एयर मास होता क्या है। एयर मास एक लार्ज बॉडी ऑफ एयर होता है, एक लार्ज बॉडी ऑफ एयर होता है। ये साथ साथ आप लोग लिखते चलना, लार्ज बॉडी ऑफ एयर होता है विथ यूनिफॉर्म कंडीशन, विथ यूनिफॉर्म कंडीशन, इसे ही आप एयर मास कहते हो। एक लार्ज बॉडी है, लार्ज एक्सटेंसिव बॉडी है एयर का विथ यूनिफॉर्म कंडीशन। ठीक है, ये जो आपका ये जनरली जो प्रिवेल करता है, ये आपका ट्रोपोस्फेयर में प्रिवेल करता है। दूसरी पॉइंट, कहाँ प्रिवेल करता है आपका, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, या वो कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर में। अब यहाँ पे जनरली एयर मासेस में होता क्या है कि यहाँ पे जो आपके टेम्परेचर, प्रेशर एंड मॉइस्चर, ये तीनों जो होते हैं वो आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसी को आप एयर मासेस कहते हो। क्या देख लिया आपने, एक लार्ज बॉडी है, लार्ज बॉडी ऑफ एयर है विथ यूनिफॉर्म कंडीशन। वो यूनिफॉर्म कंडीशन क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर एंड मॉइस्चर, वो आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और ये ज़्यादातर आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। ये 3 पॉइंट हमारी हो गई। अब इसके लिए आप एक डायग्राम देख सकते हो। ये क्या हो गई, ये आपकी ट्रोपोपॉज हो गई। ठीक है, वहीं ये क्या हो गई, आपकी सरफेस हो गई। ठीक है, तो यहां पे जो टेम्परेचर है, प्रेशर है और ह्यूमिडिटी है, जो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी है, वो यहां पे सिमिलर होगी, यूनिफॉर्मली होगी। वहीं जो ऊपर में, जो बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर के ऊपर में जो आपकी टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी होगी, वो सिमिलर होगी। इसे ही कह रहे हो आप एयर मासेस, जो बिल्कुल यूनिफॉर्मली आपका टेम्परेचर, प्रेशर और मॉइस्चर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसे आप एयर मासेस कहते हो। देखो ये जो एयर मास है, इसके फॉर्मेशन में भी इसके 2 कंडीशन होते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन होते हैं, सरफेस एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो आपके एयर मास के ओरिजिन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता है आपका सरफेस कंडीशन। सरफेस कंडीशन कि सरफेस कैसा है,
ठीक है, पहला कंडीशन क्या हो गया आपका, सरफेस कंडीशन। ठीक है, आपने क्या समझ लिया अभी तक, एयर मासेस के बारे में समझ लिया, डायग्राम देख लिया। अब देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या कंडीशन है एयर मास के ओरिजिन को। सबसे पहला आपका सरफेस कंडीशन। अगर जो एयर मास है, इसमें आप समझना, अगर जो एयर मास है वो आपका ओरिजिनेट होगा, वो आपका कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा, अगर वो आपका ओरिजिनेट हो रहा कॉन्टिनेंटल से, देन उसको आप डिस्क्राइब करते हो सी से। किसे डिस्क्राइब करते हो, स्मॉल सी से। अगर एयर मास जो कहाँ से जनरेट हो रहा, कॉन्टिनेंट से जनरेट हो रहा, उसे आप सी से डिस्क्राइब करते हो, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर जो एयर मास आपका ओरिजिनेट हो रहा कहाँ से, ओशियन से, ठीक है, ओशियनिक सरफेस से जनरेट हो रहा, उसे आप कहोगे स्मॉल एम। सी क्या डिनोट कर रहा है, सी आपका कॉन्टिनेंट डिनोट कर रहा, एम क्या इस डिनोट कर रहा है, एम आपका मैरी टाइम डिनोट कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, जो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, सी वाले में मॉइस्चर कंटेंट मिनिमल होगा या नेग्लिजिबल होगा। यह आपका पहला कंडीशन हो गया, सरफेस कंडीशन। वहीं अब अगर आप दूसरा कंडीशन देखोगे, दूसरा कंडीशन है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, एंटी साइक्लोनिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सबसे पहले आपने क्या देख लिया, सरफेस कंडीशन। दूसरा क्या है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो आपका एंटी साइक्लोनिक में क्या होता था, आपने क्या देखा था कि ईयर जो है, ये सपोज ये आपका कॉन्टिनेंटल एयर मास है, कॉन्टिनेंटल एयर मास है। यहां पे आपने क्या देखा था एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में, कि जो एयर है वो आपका कुछ ऐसे सिंक हो रहा, एयर जो है आपका कुछ ऐसे ये सिंक हो रहा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टिनेंट में सिंक हो रहा, सबसे पहला। दूसरा, ये आपका मैरी टाइम में सिंक हो रहा, तो ये भी आपका डिटरमाइन करता है एयर मासेस के ओरिजिन में। इसे आप क्या लिखते थे, स्मॉल एम, इसे क्या लिखते थे, स्मॉल सी। तो अगर यहां क्या समझना है वो मैं बता रहा हूं। अगर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन की बात करें तो इसमें भी आपका दो है। एक तो अगर वो एयर जो है वो क्या वो कॉन्टिनेंट पे सिंक हो रहा, या जो एयर है वो आपके मैरी टाइम पे सिंक हो रहा, तो इससे भी आपके जो एयर मास है उनकी जो ओरिजिन है वो भी डिफाइन होती है। तो क्या आपने कंडीशन क्या क्या देख लिया, एक तो आपने देख लिया सरफेस कंडीशन, दूसरा आपने देख लिया एंटी साइक्लोनिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये हो गई आपकी कंडीशन जो आपको जनरेट करा। हमने क्या देख लिया, एयर मासेस देख लिया, उनके कंडीशन देख लिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं इसको थोड़ी डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि एयर मास के क्लासिफिकेशन क्या क्या है। इनको बेसिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस है, जो एयर मास के क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप्स के हैं, मतलब इनको दो भाग में बांटा गया। क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास, एएम लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब वो दो टाइप है क्या, एक तो जो दो टाइप है उसमें पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस ऑफ एयर मास, मतलब उनका जन्म कहां हो रहा। ठीक है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर एसोसिएटेड विथ मॉडिफिकेशन इन एयर मास, मतलब क्या क्या उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा, उनके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हो रहा। ठीक है, तो अगर आप जेनेसिस के बेसिस पे देखोगे, अगर आप पहले वाले की बात करोगे जेनेसिस के बेसिस पे देखने के लिए, तो इसमें आपने क्या देख लिया, एक तो आपने देख लिया कॉन्टिनेंटल, दूसरा आपने क्या देख लिया मैरीटाइम, ये आपने दो देख लिया। ठीक है, ये क्या आपका डिटरमाइन कर रहा, नेचर, सरफेस का नेचर आपको डिटरमाइन कर रहा, सरफेस का नेचर डिटरमाइन कर रहा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसमें आपको दो टाइप्स के एयर मासेस मिलेंगे, एक तो होंगे आपके कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल, एक तो होंगे कॉन्टिनेंट पोलर, ये पहला पॉइंट। ठीक है, अगर मैरी टाइम की बात करोगे तो इसमें भी आपको दो तरीके के मिलेंगे, एक तो मिलेंगे मैरी टाइम ट्रॉपिकल, एक मिलेंगे आपको मैरी टाइम पोलर। ये किसके बेसिस पे हो रहा है, ये आपके लैटिट्यूडनल जोन के बेसिस पे हो रहा, लैटिट्यूडनल जोन के बेसिस पे हो रहा। उम्मीद करता हूं ये वाला जेनेसिस आपका क्लियर होगा। तो आपने यहां से क्या देख लिया, चार देख लिया, एक तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल पोलर, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर, किसके बेसिस पे, लैटिट्यूडनल जोन के बेसिस पे। वहीं नेचर और सरफेस के बेसिस पे आपका कॉन्टिनेंटल है और मैरीटाइम है। ये बात हो गई आपकी जेनेसिस ऑफ एयर मास, कहाँ उनका जन्म हो रहा। अगर आप सेकंड देख लें हम लोग, सेकंड हमारा क्या है, मॉडिफिकेशन के बेसिस पे,
मोडिफिकेशन के बेसिस पे। तो ठीक है, मोडिफिकेशन के बेसिस पे अगर देखोगे तो इसमें आपका जो पहला है वो है आपका थर्मल, और जो दूसरा है वो है आपका डायनामिक। आपने ये दोनों बात भी देख रखी है, थर्मल एंड डायनामिक, मतलब जहाँ पे एयर राइज कर रहा है, और डायनामिक मतलब जो आपका एरिया जो एडियाबेटिक, जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी लो होगा, प्रेशर भी लो होगा। तो ये दोनों अब इसमें हम लोग देखते हैं थर्मल और डायनामिक में। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग थर्मल के बारे में। देखो जो थर्मल मॉडिफिकेशन होता है इसमें क्या होता है कि पहला, अगर इनफ्लो ऑफ एयर मास जो है, इनफ्लो ऑफ एयर मास है, अगर वो आपका वार्मर है, क्या है वो, वार्मर है, देन उसको आप बोलोगे वार्म एयर मास। क्या बोलोगे आप, वार्म एयर मास। इसको आप डिनोट किससे करोगे, इसको आप डिनोट करोगे W से, ठीक है। दूसरा, अगर जो आपका इनफ्लो ऑफ जो एयर मास है वो आपका वार्म नहीं है, इस बार वो आपका कोल्ड है, उसको आप बोलोगे कोल्ड एयर मास। क्या बोलोगे आप, कोल्ड एयर मास। इसको आप किससे डिनोट करोगे, K से डिनोट करोगे। किससे कर रहे हो आप डिनोट, K से। एक तो आप कर रहे हो W से, दूसरा कर रहे हो आप K से। तो उसके बेसिस पे अब देखो अब क्या होगा। सबसे पहले आप आपने क्या देखा था यहाँ, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। अब यहाँ पे क्या होगा, अब फिर इसमें दो बटेंगे। अब एक तो बनेंगे आपके W, एक बनेंगे आप K, मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल अगर वो वार्म है या वो कोल्ड है। कॉन्टिनेंटल पोलर भी आपका W K, W क्या डिनोट कर रहा है, वार्म, K क्या डिनोट कर रहा है आपका, कोल्ड है, ठीक है, ये डिनोट कर रहा है। सेम मैरीटाइम ट्रॉपिकल का W K एंड मैरीटाइम पोलर का W K। ये अब किसके बेसिस पे हो गया, ये हो गया आपका थर्मल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे। बहुत सीक्वेंस में चीज़ें चल रहा है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होगी थर्मल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डायनेमिक के बेसिस पे। डायनेमिक मॉडिफिकेशन क्या है, ये इंडिकेट करता है आपका वेदर को एयर मास को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग डायनेमिक के बारे में देखेंगे, मतलब डायनेमिक एयर मास में देखेंगे। इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि जो एयर मास है, जो आपका एयर मास है वो क्या राइज कर रहा, या जो एयर मास है वो क्या सिंक कर रहा। मतलब यहां पे बात किसकी हो रही है, राइजिंग और सिंकिंग की, ठीक है। तो अगर जो एयर मास है वो आपका राइज करेगा, ठीक है, जो एयर मास है वो आपका राइज करेगा, तो उसे आप U से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे, U से। वहीं अगर एयर मास सिंक हो रहा है तो उसे आप S से डिनोट करोगे, ठीक है। किससे डिनोट करोगे, S से। तो सेम अब W K में भी यहाँ चेंज होगी, W K में भी अब चेंज होगा, W K। अब इसमें क्या होगा आपका, U हो जाएगा, S हो जाएगा, U हो जाएगा, S हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, ये आपके डायनेमिक मॉडिफिकेशन के बेसिस पे हो रहा, डायनेमिक मॉडिफिकेशन के बेसिस पे हो रहा। तो यही हो गया आपका एयर मास का पूरा क्लासिफिकेशन। अब देखो, अब इनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एयर मास को पढ़ना या उनको समझना या उनके मॉडिफिकेशन को रीड करने से क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंस है, अगर पेन के कलर चेंज कर लेते हैं। अगर देखो सबसे पहला इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला है जो आपका चेंजिंग क्लाइमेट और जो वेदर कंडीशन चेंज हो रहा, चेंजिंग क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन के अंडरस्टैंडिंग को, ये हेल्प करता है, इसमें हेल्प करता है। ये बहुत ब्रॉड सोचना है आपको, ठीक है, एयर मासेस के बारे में बहुत ब्रॉड सोचना है। दूसरा क्या है, वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प कर देगा ये आपको, वेदर फोरकास्टिंग में। वार्निंग सिस्टम में हेल्प करेगा, एंड देन ये आपको बताएगा ऑरिजिन ऑफ साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स एंड फ्लड के बारे में, ड्रॉट के बारे में। ये सारी कुछ का इन्फॉर्मेशन कौन देगा आपको, तो एयर मासेस दे देगा, ठीक है, उसकी प्रेडिक्टिबिलिटी कर देगा। तो ये सारी बात हो गई आपकी एयर मासेस से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब बस उससे क्या करना है, हमें रीड करना है। हमने क्या क्या देख लिया, एयर मासेस का डेफिनेशन देख लिया,
ठीक है। उसके बाद क्या क्या कंडीशन है, एक तो हमने देख लिया सरफेस कंडीशन एंड देन एंटी साइक्लोनिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन। देन अब क्लासिफिकेशन हमने बहुत डिटेल में देखा, इसे बहुत डिटेल में देखा है। उसके बाद हमने क्या किया, 3-4 इंपॉर्टेंस, इनकी इंपॉर्टेंस को हमने देख लिया। अब चलिए अब क्या करते हैं, बस ऊपर एक बार रीड कर लेते हैं, अगर कुछ आपको एडिशनल पॉइंट इसमें मिल जाए तो। बस इसे अब रीड करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर कुछ एडिशनल रहेगा तो आप नोट डाउन कर लेना। एयर मास, when the air remains over a homogeneous area for a sufficient longer time, it acquires the characteristic of the area। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। The air parcel with distinctive homogeneous characteristic in terms of temperature and humidity is called as air masses. Due to these homogeneous condition, they lack any vertical movement of wind within themselves. The homogeneous region can be vast ocean surface or vast प्लेन्स और प्लेट्यू। देखो ओशियन पे है तो ये आपका क्या हो गया, स्मॉल एम हो गया। वहीं अगर कॉन्टिनेंट पे है तो ये आपका स्मॉल सी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, एयर मासेस फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल प्लैनेटरी विंड सिस्टम, देयरफॉर दे आर एसोसिएटेड विथ वन और अदर विंड्स बेल्ट। दे एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस टू द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर and are across thousands of kilometers. This is why jet streams can carry them from their source location to other places. इसको ध्यान रखना ये पॉइंट को। अब देख लेते हैं हम लोग सोर्स रीजन के बारे में। They are often places where the wind's movement is absent, ताकि वो वहां पे homogeneity क्रिएट कर पाए, so that the air can stay at some places for longer period of time, resulting in uniform transfer of land characteristic to the air. This is why source regions are high pressure region that experience atmospheric stability. मेन सोर्स रीजन्स आर, मेन क्या क्या सोर्स रीजन है वो देख लो, आप नोट डाउन कर लो इसे। हाई प्रेशर बेल्ट्स इन सब ट्रॉपिक्स गिविंग राइज टू ट्रॉपिकल एयर मासेस अराउंड द पोल, सोर्स ऑफ पोलर एयर मासेस। ये दोनों बात हो चुकी है मेरे से, आपसे ये दोनों पॉइंट डिस्कस कर लिया है मैंने। वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, जहां पे क्या होगा आपका हाई प्रेशर कंडीशन होगा। रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियंस, वेरी कोल्ड स्नो कवर कॉन्टिनेंट्स ऑफ हाई लैटिट्यूड्स, परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट जैसे आर्टिक एंड अंटार्कटिक। अगर ये आपको समझने में दिक्कत हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसके पहले मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है, बस उससे आप ध्यान रखना, उससे आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा। ट्रॉपिकल एयर मासेज आर वार्म वाइल पोलर एयर मासेज आर कोल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉन्टिनेंटल एयर मासेज आर ड्राई, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट क्या है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मैरीटाइम एयर मासेज आर विथ मॉइस्चर। When air mass moves away from the source region, the upper level maintains the physical characteristic for a longer period. This is possible because air masses are stable with stagnant air, which does not facilitate convection. ये पॉइंट भी आपका क्लियर होना चाहिए, ये सब बात हो चुकी है। Conduction and radiation in such stagnant air are not effective. ठीक है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। अब देख लो मेजर एयर मासेस देख लो, ये सब बातें हो चुकी है, वैसे इसमें ऐसा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। जितना मैंने आपको एयर मासेस करा दिया, आप बस सीक्वेंस में उसको याद कर लेना। आप देखना अभी कल नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर जो आंसर राइटिंग हो उसमें एयर मास के ऊपर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप उससे वो आराम से लिख पाओगे। मेजर एयर मासेस, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल आर्टिक, कॉन्टिनेंटल पोलर, बस ये आपका मेजर एयर मासेस है। जो मैंने आपको डिटेल में बताया बस उतना ध्यान रख लेना। तो इसी के साथ हमारा एयर मासेस भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रंट्स के बारे में। फ्रंट हम लोग फ्रंटोजेनेसिस बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अब उसको हम लोग देखते हैं फ्रंट्स के बारे में। देखो नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं फ्रंट्स के बारे में। फ्रंट्स होता क्या है, देखो दीज आर 3 डायमेंशनल बाउंड्री जोन वेयर 2 एयर मासेस ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक मीट। कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है कि एक साइड आपका हॉट एंड ह्यूमिड एयर होगा एंड एक साइड आपका कोल्ड एंड डेंसर एयर होगा। ये जहां मीट करेंगे उसे ही आप कंट्रास्टिंग एयर कर रहे हो, ठीक है, कंट्रास्टिंग एयर मासेस। दे आर टिपिकली फाउंड इन मिड लैटिट्यूड रीजन। कहाँ मिलेगा आपको, मिड लैटिट्यूड जोन में। और कहाँ नहीं मिलेगा तो आपको ट्रॉपिक्स एंड पोलर रीजन में ये प्रिवेल नहीं करता है फ्रंट, क्योंकि वहाँ पे कंट्रास्टिंग एयर मासेस प्रिवेल नहीं करती है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट, अगर फ्रंट का जन्म हो रहा तो उसे आप कह रहे हो फ्रंटोजेनेसिस। अगर फ्रंट जो है वो डिसअपियर्ड हो रहा है मतलब वो एंड हो रहा है उसे आप कह रहे हो फ्रंटोलिसिस। इस दोनों को ध्यान रखना, फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलिसिस। टेम्परेट साइक्लोन्स,
टेम्परेट साइक्लोन्स ओ देयर जेनेसिस टू द प्रोसेस ऑफ फ्रंटोजेनेसिस, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखो यहाँ पे देखो फ्रंटोजेनेसिस में होता क्या है कि दो एयर मास से एक दूसरे टकरा रही है, ठीक है। अब फ्रंटोलिसिस में हो क्या रहा है कि एक कोई भी एयर मास है वो या तो कोल्ड वाली होगी या वो हॉट एंड ह्यूमिड वाली होगी, वो अब विन कर जाएगी, तो उसे आप फ्रंटोलिसिस कहते हो, जहां पे जीत गई। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लो, आप फ्रंट्स का कैरेक्टरिस्टिक देख लो। मोर द टेम्परेचर कंट्रास्ट लेस द थिकनेस ऑफ फ्रंट फॉर्म। अगर टेम्परेचर कंट्रास्ट ज्यादा होगा तो वहां पे जो थिकनेस होगा फ्रंट का वो कम फॉर्म होगा, ठीक है। विद इन अ सर्टेन चेंज इन टेम्परेचर थ्रू द फ्रंट देयर इज ऑल्सो अ चेंज इन प्रेशर ऑल्सो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर सडन चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, ठीक है, तो वहां पे आपको प्रेशर में भी चेंज देखने को मिलेगा। ये दोनों को ध्यान रखना आप। द जोन एक्सपीरियंस प्रेसिपिटेशन ड्यू टू अपलिफ्ट ऑफ वार्म एयर, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था अभी, जहां पे फ्रंटल रेनफॉल देखा था। जोन ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रेसिपिटेशन ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ वार्म एयर। द कोल्ड फ्रंट मूव्स फास्टर देन द वार्म फ्रंट, जो कोल्ड फ्रंट होती है वो मूव करती है फास्टर एज कंपेयर टू वार्म फ्रंट। सडन विंड शिफ्ट्स टू, इसमें क्या होती है, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो इसमें जो सडन विंड का जो शिफ्ट होता है वो बहुत सडन होता है, बहुत क्विकली वो विंड जो है वो शिफ्ट करती है। अब इसके हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, स्टेशनरी। दूसरा क्या है आपका, वार्म फ्रंट। तीसरा क्या है आपका, कोल्ड फ्रंट। ऐसे करके हम लोग टाइप्स देखते हैं, ठीक है। स्टेशनरी भी देखो, नाइदर एडवांसेस सिग्निफिकेंटली लेटरली मूविंग, मतलब अभी तक एक दूसरे से ये टकराए नहीं है, ये अपने जोन में है। ये क्या हो गई, कोल्ड वाली हो गई, ये हॉट वाली अपने जोन में है, मतलब दोनों अलग अलग जोन में बैठे हुए हैं। वहीं इसमें देख लो वार्म फ्रंट में, वार्म फ्रंट में क्या है, अब कोल्ड वाले के ऊपर जा रही है वार्म फ्रंट, कुछ ऐसे, सपोज ये आपका वार्म फ्रंट कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा, इधर क्या है कोल्ड एंड डेंसर, इधर क्या है हॉट एंड ह्यूमिड, तो ये क्या हो रही है, अब उसके ऊपर चले जा रही है। वार्म एयर मास एडवांसेज इनटू रीजन ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है। यहां पे आपको देखो स्टेटस क्लाउड देखने को मिल जाएगा, ऑल्टो स्टेटस क्लाउड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सब यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। कोल्ड फ्रंट में देख लो आप, कोल्ड एडवांसेस एंड डिस्प्लेसेस वार्म, अब ये वार्म के ऊपर चली गई। कहां क्या क्या देखने को मिल जाएगा आपको, क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, ठीक है, थंडर स्टॉर्म, हैवी रेन, ये सब आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। मतलब क्या है, ये बहुत सडन है, मतलब ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करता है। वहीं अगर आप वार्म फ्रंट की बात करोगे तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन ग्रेजुअल प्रोसेस की बात करता है, ग्रेजुअल प्रोसेस की बात करता है। आई होप ये दोनों पॉइंट भी आपका क्लियर होगा, वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, ये देखो, अब इसका देखो, ये तो स्टेशनरी फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट। उसके बाद क्या है, ऑकुलेटेड फ्रंट। इसमें क्या होता है, कोल्ड फ्रंट प्लस वार्म फ्रंट, डबल विन फॉर कोल्ड एयर मासेस, ठीक है। ऑकुलेटेड फ्रंट में होता क्या है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। ऑकुलेटेड फ्रंट को थोड़े से डिटेल में देखते हैं। देखो आपने स्टेशनरी समझ लिया, कोल्ड बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा, वार्म भी समझ लिया होगा। ऑकुलेटेड फ्रंट में देखो, ये जो ऑकुलेटेड फ्रंट है ये आपका डेथ एंड डीके से एसोसिएटेड है, डेथ एंड डीके ऑफ द फ्रंट से एसोसिएटेड है, पहला पॉइंट। इसमें क्या होता है, ऑकुलेटेड फ्रंट में जो आपके कोल्ड फ्रंट है वो ओवरटेक कर जाते हैं, वार्म फ्रंट को, शॉर्ट में लिखा हुआ है WF, ठीक है। एंड जो वार्म फ्रंट होती है वो अपलिफ्ट कर जाती है सरफेस से। वार्म फ्रंट जो होती है इज अपलिफ्टेड ऑन द सरफेस। इसमें एक तरह से होता क्या है, ये एक तरह से आपका टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करता है। कौन सा टेम्परेचर इन्वर्जन, फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन। इसका अगर डायग्राम बनाओगे आप तो कुछ ऐसे बन सकता है। ये सपोज ये आपका सरफेस हो गया, उन तीनों का डायग्राम आपने ऊपर देख लिया था, ये आपका सरफेस हो गया। उसके बाद ये जो एरिया है सरफेस के पास, बिल्कुल सरफेस के नियर बाई एरिया, ये आपका कोल्ड एंड डेंसर एरिया का एरिया है। यहाँ पे क्या है आपका कोल्ड एंड डेंसर एयर जो है, तो ये जोन आपका क्या हो गया, हाई प्रेशर जोन हो गया, ठीक है, हाई प्रेशर जोन हो गया। वहीं अगर आप ऊपर की देखोगे, पेन के कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकंड। अगर आप ऊपर देखोगे तो यहां पे आप हॉट एंड लाइटर एयर है, वार्म एंड लाइटर एयर है, इधर वार्म एंड लाइटर एयर है, ठीक है। तो ये क्या आपका जनरेट कर रहा है, ये आपका फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन को ये लीड कर रहा है, फ्रंटल टेम्परेचर
इन्वर्जन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा, फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन। तो अब क्या हो रहा है, आप एक तरह से देख रहे हो कि एक कोई भी फ्रंट आपका पूरी तरीके से ओवरटेक कर जा रहा है दूसरे फ्रंट को। ये आपका डेथ एंड डिके के बारे में यहां बात हो रही है। ऑकुलेटेड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट प्लस वार्म फ्रंट, डबल विन फॉर कोल्ड एयर मासेस। बस यही जो मैंने आपको समझाया। अब इसमें कुछ और देख लो, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑकुलेटेड फ्रंट, एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, जो मैंने आपको अभी अच्छे से समझा दिया। अब नेक्स्ट देखो, ये तो हमारा खत्म हो गया एक तरह से, ये हमारा फ्रंट का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाती है, जो बहुत मतलब इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है मेंस में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो है अपना साइक्लोन्स। इसके अंदर हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन को भी देखेंगे अच्छे से एंड टेम्परेट साइक्लोन को भी देखेंगे। तो ये अब हम लोग ये दोनों देखने वाले हैं। इसके पहले कि हमारी सारी बातें हो चुकी है, मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि आपको वो चीज़ें समझ में आ गई भी होगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं साइक्लोन से। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लोन्स। साइक्लोन्स देखो, साइक्लोन होता क्या है सबसे पहले वो हम लोग देखते हैं। साइक्लोन की एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। साइक्लोन्स, साइक्लोन का अगर डेफिनेशन देखोगे आप, तो ये एक इंटेंसिफाइड लो प्रेशर जोन होता है। एक इंटेंसिफाइड लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक सिस्टम होता है, जिसे आप साइक्लोन कहते हो। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, यह आपका लोवेस्ट होता है। लोवेस्ट होता है कहाँ पे, सेंटर पे। पहला पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल लोवेस्ट होगा कहाँ पे, सेंटर पे, पहला पॉइंट। दूसरा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो रैपिडली राइज करेगा आउटवर्ड की तरफ, रैपिडली राइज करता है आउटवर्ड की तरफ। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जो फ्लो ऑफ एयर होगा, फ्लो ऑफ एयर होगा, वो आपका इनवर्ड होगा। तीनों पॉइंट को ध्यान देना, ठीक है। एंड देन फोर्थ पॉइंट क्या है, जो इनफ्लोइंग जो एयर होगा, जो इनफ्लोइंग एयर होगा, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पहला। दूसरा, क्लॉकवाइज सर्कुलेट करेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये चारों पॉइंट को ध्यान रखना आप साइक्लोन से। एक साइक्लोन है क्या, इंटेंसिफाइड लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक सिस्टम, उसे आप साइक्लोन कहते हो, जहां पे आपके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपके लोवेस्ट हैं सेंटर में, एंड देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपके रैपिडली राइज करेंगे आउटवर्ड, एंड देन फ्लो ऑफ एयर जो है वो आपका इनवर्ड है, एंड इनफ्लो एयर जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करेगा एंड क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में मूव करेगा। अगर आप इसके लिए डायग्राम देखोगे तो आपकी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। बहुत सरल डायग्राम है, कुछ ऐसा मतलब रॉकेट साइंस वाला डायग्राम नहीं है, बहुत सिंपल डायग्राम बना रहे हैं मैं आपके लिए। ये देखो, अब इसमें बस ये जो भी पॉइंट लिखे हो आप, 3-4 पॉइंट, इसको आप दिखा दो इसमें। पहला देखो, इनफ्लो ऑफ एयर जो है वो क्या है, देखो आप, इनवर्ड है। ये क्या हो गई, इनफ्लो ऑफ एयर आपकी इनवर्ड हो गई, ठीक है। वहीं देखो जो प्रेशर है वो अब देखो बढ़ेगा, 980 मिलीबार, 990, 1000 मिलीबार, ये ऐसे अब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ ये देखो आप, इंटेंसिफाइड लो प्रेशर, ये आपका जोन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। देखो अब इसको आप मैच करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोवेस्ट एज सेंटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लो आप लोवेस्ट एज सेंटर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रैपिडली राइज आउटवर्ड, ये देखो रैपिडली राइज आउटवर्ड, फ्लो ऑफ एयर जो है वो आपका इनवर्ड है, ये देखो फ्लो ऑफ एयर आपका इनवर्ड है। तो ये क्या कर रहा है, आपके साइक्लोन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लो आप, इसको सपोर्ट कर लो। जो इनवर्ड एयर है वो आपका कुछ ऐसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड क्लॉकवाइज मूव करेगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। ये देखो, ये आपका लो प्रेशर हो गया, ये भी आपका लो प्रेशर हो गया। इसका मूवमेंट कुछ ऐसे होगा,
कुछ मूवमेंट इसका ऐसे होने वाला है, ऐसे कुछ इसका मूवमेंट है, ठीक है। क्या हो गया ये, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। वहीं देखो ये लो प्रेशर है, यहाँ पे देखो आप, ये आपका क्या है, देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये देखो आप क्लॉकवाइज, एंड देन ये देखो क्लॉकवाइज। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। कहाँ पे, आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। ये क्या हो गया आपका, नदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो ये साइक्लोन के बारे में आपने समझ लिया, बहुत इजी वे में मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी। अब चलिए आप पढ़ते हैं, कुछ यहाँ डिटेल देखते हैं आप। साइक्लोन्स क्या है वो देख लो। साइक्लोन्स आर लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर सेंटर एंड सर्कुलेटिंग विंड्स दैट रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये हमारी बातें हो चुकी है, ये मैंने भी आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब उसका देख लो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर ऑल्सो नोन एज, कहाँ, हुरिकेन्स, कहाँ बोलते हैं, यूएसए में। टाइफून कहाँ बोलते हैं, साउथ चाइना सी रीजन में। डिपेंडिंग ऑन द रीजन फॉर्म ओवर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस थंडर स्टॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग विंड। तो ये क्या बात हो रही है, साइक्लोन के बारे में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म आउटसाइड द ट्रॉपिक्स एंड आर एसोसिएटेड विथ फ्रंटल सिस्टम। फ्रंटल सिस्टम आपको पता है, जहां पे दो कंट्रास्टिंग एयर मासेस एक दूसरे से कोलैप्स कर रहे हैं, उसे आप फ्रंटल सिस्टम कहते हो। एंड चेंजेस इन टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो ये क्या हो गया आपका, साइक्लोन के बारे में ये सारी बातें हो गई। हमने क्या देख लिया, साइक्लोन का डेफिनेशन देख लिया, डायग्राम के हेल्प से ये देख लिया कि साइक्लोन के फॉर्मेशन में, ये हमने देख लिया ना कि साइक्लोन के फॉर्मेशन होगी कैसे। इंटेंसिफाइड लो प्रेशर जोन होना चाहिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो रैपिडली राइज होना चाहिए आउटवर्ड, फ्लो ऑफ एयर जो होता है वो इनवर्ड होना चाहिए, साथ ही साथ इनफ्लो एयर जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा नदर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज मूव करेगा सदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन अगर यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया जाए कि किस तरीके से आपका साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा, मतलब क्या फैक्टर हैं जो आपके इनहिबिट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन को, तो ये भी आप देख लो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फैक्टर्स दैट इनहिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे आपको कभी भी क्वेश्चन मेंस में पूछ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। फॉर्मेशन, इनहिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। तो देखो सबसे पहला क्या होगा, अगर कोरियलिस फोर्स एब्सेंट है, क्योंकि डाइवर्जेंस किस पे डिपेंड करता है, कोरियलिस फोर्स पे। एब्सेंस ऑफ कोरियलिस फोर्स, अगर कोरियलिस फोर्स एब्सेंट है तो आपका वहां पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए आप देखोगे कि कहाँ, देखो आपको ये चीज़ तो पता होगा, मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पे आपका जो है कोरियलिस फोर्स नहीं होता है। ये जो आपका रीज़न है, यहाँ पे आपका कोरियलिस फोर्स एब्सेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये हो गई पहली बात। दूसरा, ये पॉइंट ध्यान रखना, दूसरा, अगर हाई प्रेशर सिस्टम है विथ आउटफ्लो ऑन द सरफेस, अगर हाई प्रेशर सिस्टम है तो वहां भी आपका साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं अब। थर्ड क्या है, अगर कन्वर्जेंस एंड सिंकिंग ऑफ एयर होगा अपर ट्रोपोस्फेयर से लोअर ट्रोपोस्फेयर तक भी, तो वहां भी आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान रखना। अगर हाई प्रेशर जोन है, कोरियलिस फोर्स एब्सेंट है, अगर कन्वर्जेंस एंड श्रिंकिंग ऑफ एयर है फ्रॉम अपर टू लोअर ट्रोपोस्फेयर, तो वहां आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तीनों को भी आप ध्यान रखना, फैक्टर इनहिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, यहां तक हमारी बात हो गई एक्स्ट्रा टॉपिकल। अब देख लो, ये जो बस कंक्लूड किया हुआ है, साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। लेकिन जो एंटी साइक्लोन होता है, एंटी साइक्लोन आपने क्या देखा था कि 30 डिग्री देखा था, यहाँ पे कुछ ऐसे आ रहा था आपका, यहाँ पे क्या था, ये एंटी साइक्लोनिक जोन था, एंटी साइक्लोनिक एरिया था।
तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, एंटी साइक्लोन जो है ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, बस इसको ध्यान रखना आप। अब चलिए आप डिटेल में देखते हैं साइक्लोन के बारे में। लोकेशन देखते हैं, बस चीज़ों को समझते चलना। लोकेशन देखते हैं सबसे पहले। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ओवर वार्म ओशियन वाटर, वार्म ओशियन वाटर जहाँ होगा वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। टिपिकली बिटवीन 10 to 30 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फेयर, दे आर मोस्ट कॉमन इन, ये कहाँ कहाँ कॉमन है सबसे ज़्यादा, तो वो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जहाँ इसे हुरिकेन्स कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन यहाँ भी इसे हुरिकेन्स कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन यहाँ इसे टाइफून कहते हैं, साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन यहाँ इसे साइक्लोन्स कहते हैं, रीजन्स अलोंग ऑस्ट्रेलिया उसे वहाँ पे विली विली कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गई बात लोकेशन की। अब देख लो नेसेसरी कंडीशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या किस कंडीशन से आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है। सबसे पहला है वार्म ओशियन वाटर, अगर सी सरफेस का टेम्परेचर जो है वो एटलीस्ट 26.5 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है, आर नेसेसरी टू फ्यूल ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलपमेंट, तो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन को बूस्ट करेगा। ये पहला पॉइंट को ध्यान रखना। दूसरा, अगर दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा है मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग कन्वेक्टिव एक्टिविटीज एंड क्लाउड फॉर्मेशन, तो वहां पे आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन हो सकता है। ये सब क्या है, कंडीशन है। थर्ड, लो वर्टिकल विंड शेयर, मतलब विंड शेयर जो होना चाहिए वो लो वर्टिकल होना चाहिए। मिनिमल चेंज इन विंड स्पीड एंड डायरेक्शन विथ हाइट अलाउज फॉर वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टॉर्म, तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान रखना। मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए और वार्म ओशियन टेम्परेचर होना चाहिए, एटलीस्ट 27 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका आप कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या देख सकते हो आप, गल्फ ऑफ मैक्सिको देख सकते हो। क्यों, वहां पे आपका फ्लोरिडा करंट है, फ्लोरिडा करंट है, फ्लोरिडा करंट है, और क्या है, गल्फ ऑफ स्टीम है, गल्फ ऑफ स्टीम है। सेकंड देख लो आप, सेकंड क्या होगी आपका, बे ऑफ बंगाल, यहां पे क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट एंड साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट, ये सब एग्जांपल है, ये सब आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में। दूसरा थर्ड क्या हो सकता है आपका साउथ चाइना सी, यहां पे आपको कौन सा करंट है, कुरुशियो करंट है, ये सब क्या है, वार्म करंट है, वार्म ओशियन करंट है, ये सब सपोर्ट कर रहा है आपके साइक्लोन के फॉर्मेशन को, तो ये सब एग्जांपल आप ध्यान देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन इसका हो कैसे रहा है, अ डिस्टर्बेंस सच एज ट्रॉपिकल वेव, ईस्टर्ली वेव और मॉनसून थ्रो सर्व्स एज अ इनिशियल स्पीड फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलपमेंट। These disturbances are areas of unsettled weather characterized by clusters of thunderstorm and low pressure system. ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन में इसके सपोर्ट कर रहा। If the atmospheric and oceanic condition are favorable, the disturbance may undergo cyclogenesis, the process by which a tropical cyclone form. Warm, moist air rises rapidly, creating an area of low pressure at the surface. As the air converges and rises, it cools and condenses, releasing latent heat and further fueling the convective activities. जो मैंने सब कुछ आपको डायग्राम के हेल्प से बताया था, बस उसी को यहाँ पे अब एक्सप्लेन हो रहा है। As the disturbance intensified and become better organized, it may develop into tropical depression characterized by a closed circulation and maximum sustained winds of up to 38 miles per hour, that is 62 km per hour. If the condition persists, a depression continues to strengthen into a cyclone. तो बस ये सब पॉइंट को आपको फॉर्मेशन को ये सब पॉइंट आप ध्यान रख लेना। Once formed, tropical cyclones can track across the ocean and intensified, fueled by warm ocean water and favorable atmospheric condition. They may reach their peak intensity at some point before eventually weakening as they move over cooler water or make
लैंडफॉल। ये क्या हो रहा है, ये उसका मतलब डेट के बारे में बता रहा है कि कब आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म हो जाएगा। तो ये वो बात कर रही है, ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये देखो आप, अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेथ एंड डिके कैसे हो सकता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, डेथ एंड डिके कैसे हो सकता है। हमने क्या इसके पहले क्या देख लिया, फॉर्मेशन देख लिया, इंटेंसिफाइड लो प्रेशर जोन होना चाहिए, जो प्रेशर होना चाहिए वो आउटवर्ड फ्लो होना चाहिए, मतलब आउटवर्ड वो राइज करे, इनफ्लो ऑफ एयर होना चाहिए, वार्म सरफेस ओशियन होना चाहिए, वार्म ओशियन करेंट्स होना चाहिए। ये सब क्या करेगा, ओशियन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होना चाहिए। ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। लेकिन इसका डेथ एंड डिके कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले अगर जो सरफेस है वो कूल हो जाए, कूलिंग ऑफ सरफेस थ्रू रेनफॉल, इससे क्या होगा, डेथ हो जाएगा। सेकंड, अगर लॉस ऑफ रोटेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाए थ्रू फ्रिक्शन, इससे भी आपका डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोल्ड ओशियानिक करंट के कांटेक्ट में आ जाए वहां से भी डेथ हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मॉइस्चर कंटेंट, जो सोर्स ऑफ मॉइस्चर है वो आपका खत्म हो जाए, इससे भी आपका डेथ हो जाएगा, डेथ एंड डिके हो जाएगा आपका साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर 3 टाइप्स के, आई वॉल एंड रेन बैंड्स। आई क्या है, अ वेल डिफाइंड सेंटर ऑफ लो प्रेशर कैरेक्टराइज्ड बाय काम विंड्स एंड क्लियर स्काई, उसे आप क्या कह रहे हो, आई। ये देखो बिल्कुल सेंटर में। एंड देन आई वॉल, अ रिंग ऑफ इंटेंस थंडर स्टॉर्म्स सराउंडिंग द आई एंड वेयर द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स एंड हैवीएस्ट रेनफॉल ऑकर, उसे आप क्या कह रहे हो, आई वॉल। ये देखो इसके बाद आपका आई वॉल का एरिया है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, थंडर स्टॉर्म का जोन है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्गेस्ट विंड फ्लो हो रहा है एंड हैवीएस्ट रेनफॉल इधर आपको देखने को मिल रहा है। थर्ड, रेन बैंड्स, बैंड्स ऑफ क्लाउड्स एंड थंडर स्टॉर्म्स एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ब्रिंगिंग एडिशनल रेनफॉल एंड गस्टी विंड्स, उसे आप क्या कह रहे हो, रेन बैंड्स। ये बाहर का जो एरिया हो गया इसे आप रेन बैंड्स कह रहे हो। तो बस ध्यान रखना, बाहर की ओर आई, एंड देन उसके बाद आई वॉल, एंड देन उसके बाद रेन बैंड्स। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब देख लो क्लाउड्स एसोसिएटेड देख लेते हैं, इससे कौन कौन से क्लाउड आपके एसोसिएटेड हैं। सबसे पहला है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, हैवी रेनफॉल, लाइटनिंग, हेल। क्यूमुलोनिम्बस क्या करता है, बहुत हाई इंटेंसिफाइड होता है, लेकिन एरिया जो कवर करता है वो बहुत लो एरिया कवर करता है। ठीक है। सीरस क्लाउड, हाई अल्टीट्यूड क्लाउड्स दैट मे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अपर लेवल आउटफ्लो एसोसिएटेड विथ स्टॉर्म। तो ये दोनों क्लाउड इससे आपको एसोसिएटेड है। इसके इंपैक्ट को देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग विंड मोर देन 74 mph और ग्रेटर कैपेबल ऑफ कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू स्ट्रक्चर, वेजिटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गया इंपैक्ट इसका। हैवी रेनफॉल, फ्लडिंग, लैंडस्लाइड, मड स्लाइडिंग, ये सब ये ला सकता है। स्टॉर्म सर्ज, ऑनशोर फ्लो ऑफ वाटर ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन रिजल्ट इन स्टॉर्म सर्ज कॉजिंग कोस्टल फ्लडिंग एंड इनुडेशन ऑफ लो लाइंग एरियाज। तो इसको भी ध्यान रखना। क्या क्या, स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म सर्ज, टोर्नेडोज, लोकलाइज्ड डैमेज, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट भी होता है, लाइफ का लॉस होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन होता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज होता है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉसेज भी देखने को मिलता है। अब क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज कैसे इंपैक्ट कर रहा है। ओशियंस आर वार्मिंग सो इंक्रीज इन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब अब क्या, ट्रॉपिकल साइक्लोन का इंटेंसिटी और बढ़ जाएगा। साइक्लोन्स आर नाउ कमिंग इन अरेबियन सी ऑल्सो, एग्जाम्पल वायु। पहले क्या था आपका, सिर्फ बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता था, लेकिन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज these are now prevail in Arabian Sea also. Rising sea level, interior location are now exposed to cyclonic impact. Intensity of this cyclone will also increase. तो ये क्या है आपका, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। तो ये हमारी बात हो गई आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम लोग फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको चीज़ें सारी क्लियर होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेट साइक्लोन, इसे ही आप एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हो। देखो सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं। ये होता कहाँ है, ऑकर्स इन मिड लैटिट्यूड्स, टिपिकली बिटवीन 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फेयर। ये इसका लोकेशन हो गया। दे आर मोस्ट कॉमन
इन रीजन्स विद अ स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन पोलर एंड ट्रॉपिकल एयर मासेस सच एज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। जहाँ पे आपका एयर मास प्रिवेल करता है, जहाँ पे आपका फ्रंटल जोन है, फ्रंटल एरियाज जहाँ पे आपका कंट्रास्टिंग एयर होता है, हॉट एंड ह्यूमिड एरिया हो गया और कोल्ड एंड डेंसर एरिया हो गया, वहाँ पे आपको ये टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलता है। नेसेसरी कंडीशन देख लेते हैं। टेम्परेचर कंट्रास्ट, अ सिग्निफिकेंट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड ट्रॉपिकल एयर मासेस is essential for the development of temperate cyclone. Baroclinic instability, the interaction between warm and cold air masses along a frontal boundary create instability leading to the formation of cyclone. उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट में तो बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है पहले भी। फॉर्मेशन देख लेते हैं आप। टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म्स अलोंग फ्रंटल बाउंड्रीज where warm and cold air masses meet and create a zone of instability. ये सारी बातें हो चुकी है। The process begins with the development of stationary front where warm air rises over a dense or cooler air. ये एक स्टेशनरी मतलब स्टेज से स्टार्ट होता है। तो अगर इसकी सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी स्टेज के बारे में कुछ देख लेते हैं। अगर आप टेम्परेट साइक्लोन की स्टेज के बारे में देखोगे, इसे टोटल 6 स्टेज में डिवाइड करते हैं। उसे एक पेज ऐड करके आप समझते हैं, ठीक है। 6 स्टेज में डिवाइड करते हैं, 6 स्टेजेस में। पहला स्टेज हो गया, जो आपका फर्स्ट स्टेज हो गया, वो होता है आपका स्टेशनरी स्टेज, स्टेशनरी स्टेज। सेकंड हो गया, वो हो गया आपका इंसिपिएंट स्टेज, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका डेवलप स्टेज, डेवलप स्टेज। फोर्थ है आपका, अब यहाँ से क्या होगा देखो, अब ये हो गया डिक्लाइनिंग स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज। फिफ्थ हो गया आपका ऑकुलेटेड स्टेज एंड सिक्स्थ हो गया आपका डेथ ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। ये देखो, ये जो पहला 3 है ना, ये आपका एक तरह से स्टेजेस ऑफ फ्रंटोजेनेसिस है। अब देखो, सबसे पहले वाले में क्या होता है, स्टेशनरी में क्या होगा, जो हॉट एंड ह्यूमिड एयर है, जो हॉट एंड ह्यूमिड एयर है, जिसे आप मैरीटाइम ट्रॉपिकल कह रहे हो, वो कोल्ड एंड डेंसर एयर जो पोलर स्टर्लीज है, ये दोनों अपने अपने जगह पे हैं, ये दोनों एक दूसरे से अभी टकराए नहीं है, ठीक है। जैसे अगर पहले की बात करोगे स्टेशनरी की, तो इसमें ये आपका हॉट एंड ह्यूमिड एयर है, ठीक है, हॉट ह्यूमिड एंड लाइटर एयर है, जिसे आप मैरीटाइम ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज कह रहे हो। वो क्या है आपका, इधर से आपका कोल्ड एयर है, ठीक है, कोल्ड डेंस एयर है आपका, और साथ ही साथ ड्राई भी है। ये क्या आपका कॉन्टिनेंटल पोलर है। ये अभी एक दूसरे से टकराए नहीं है, ये ऐसे ही है। ये फर्स्ट स्टेज है, स्टेशनरी स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, अब ये एक दूसरे से टकराना शुरू करेंगे, ये दूसरे के अब ऊपर जाना शुरू करेंगे। फिर थर्ड स्टेज में क्या होगा, कंप्लीटली ये डेवलप हो जाएंगे। अब ये पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डेवलप हो गए हैं, अपने अपने एरिया को ये कैप्चर कर लिए हैं। फोर्थ स्टेज से देखने को मिलेगा आपको कि अब ये डिक्लाइनिंग फेज में आ रहा है। 6 स्टेज तक आते आते ये अब डिक्लाइन हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ ये 6 स्टेज में टोटल ये डिवाइड हुए हैं। तो वही अब यहाँ पे देख लो आप, टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म्स अलॉन्ग फ्रंटल बाउंड्रीज वेयर वार्म एंड कोल्ड एयर मासेज मीट एंड क्रिएट अ जोन ऑफ इंस्टेबिलिटी। द प्रोसेस बिगन्स विद द डेवलपमेंट ऑफ स्टेशनरी फ्रंट वेयर वार्म एयर राइजेज ओवर डेंस और कूलर एयर, ठीक है। ये देख लो, स्टेशनरी स्टेज के बारे में बात हो रही है। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर क्या है, वार्म एंड कोल्ड फ्रंट। टेम्परेट साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विथ बोथ वार्म एंड कोल्ड फ्रंट विच मार्क्स द लीडिंग एजेस ऑफ एडवांसिंग एयर मासेस। उसके बाद क्या है, साइक्लोनिक रोटेशन है। इन द नदर हेमिस्फीयर टेम्परेट साइक्लोन्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड देयर सेंटर, वाइल इन द सदर्न हेमिस्फीयर दे रोटेट क्लॉकवाइज। तो इसको भी ध्यान रखना। ऑकुलेटेड फ्रंट मतलब अब ये डेथ के सिनेरियो में आ रहा है। एज दिस साइक्लोन मैच्योर द कोल्ड फ्रंट कैचेज अप टू द वार्म फ्रंट रिजल्टिंग इन एन ऑकुलेट फ्रंट एंड द इवेंचुअली डिसिपेटिंग ऑफ द साइक्लोन। मतलब अब एक विन हो गया, एक जो पर्सन है दोनों में से वो अब विन हो गया, इसे ही आप ऑकुलेटेड फ्रंट कह रहे हो। अभी जो हमने फ्रंट का चैप्टर पढ़ा था उसमें ये चीज़ों को देखा था। ये डायग्राम देख लो आप। अब देखो, ये जो एरिया है ये आपका वार्म एरिया, इधर देखो ये अब क्या कैप्चर कर लिया, कोल्ड एरिया कैप्चर कर लिया। ये देखो कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, अब ये क्या है, प्रेसिपिटेशन।
ठीक है। कौन कौन से क्लाउड यहाँ एसोसिएटेड हैं, क्यूमुलोनिम्बस, निम्बोस्टेटस, ऑल्टोस्टेटस, ये सारी बातें हो चुकी है। इंपैक्ट अब देख लेते हैं टेम्परेट साइक्लोन का। प्रेसिपिटेशन में क्या इंपैक्ट है, रेन, स्नो, स्लीट, फ्रीजिंग रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स जनरेट करता है, कैन डैमेज स्ट्रक्चर्स, ट्री एंड पावर लाइंस, फ्लडिंग को जनरेट करता है, फ्लैश फ्लड, रिवर फ्लडिंग, लैंडस्लाइड, एंड देन स्टॉर्म सर्ज along coastal areas. The onshore flow of warm driven by strong winds can result in storm surges and coastal flooding. तो ये चारों को आप इम्पैक्ट ध्यान रखना, इम्पैक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब देख लो फिर से वही क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट टेम्परेट साइक्लोन पे। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एयर मासेज इज रिड्यूसिंग। अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस है वो रिड्यूस होगा। वीकनिंग ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, लेकिन यहाँ के अपोजिट होता था। ट्रॉपिकल साइक्लोन में आप देखते थे कि अपोजिट हो रहा था, टेम्परेट साइक्लोन में उसके अपोजिट हो रहा है। हाइयर लैटिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन इन सर्च ऑफ कोल्ड एयर मासेज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, आज का लास्ट टॉपिक है बिल्कुल ये हमारा। अब बस दोनों को कंक्लूड करते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। इसे बस जल्दी से देख लेते हैं। देख लो ऑरिजिन, देख लो, ये देखो एक साइड आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, एक साइड आपका टेम्परेट साइक्लोन है। ऑरिजिन देख लेते हैं, थर्मल ऑरिजिन है, यहाँ पे डायनेमिक ऑरिजिन है। ठीक है, लैटिट्यूड 10 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, 30 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, ये देखो मोर प्रोनाउंस्ड इन नदर्न हेमिस्फेयर ड्यू टू ग्रेटर टेम्परेचर कंट्रास्ट। नदर्न हेमिस्फेयर में बिकॉज यहाँ पे जो लैंडमास है वो ज़्यादा है, जिसके कारण से जो टेम्परेचर कंट्रास्ट होगा वो भी ज़्यादा होगा। फ्रंटल सिस्टम देख लो, ट्रॉपिकल साइक्लोन में एब्सेंट होती है, टेम्परेट साइक्लोन में साइक्लोन ड्यू टू फ्रंटल सिस्टम। फॉर्मेशन देख लो, ओनली इन वार्म सी, कैन फॉर्म बोथ ऑन लैंड एज वेल एज सी। ये पॉइंट को ध्यान रखना। सीजन्स देख लो, लेट समर में देखने को मिलता है। टेम्परेट साइक्लोन आपका इरेगुलर बट फ्यू इन समर्स एंड मोर इन विंटर्स, ये दोनों में देखने को मिल जाता है। साइज देख लो, 10 to 500 किलोमीटर इन डायमीटर, वेरीज विथ स्ट्रेंथ ऑफ साइक्लोन। वहीं टेम्परेट का देख लो, टिपिकल साइज 300 to 2000 किलोमीटर इन डायमीटर, वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। रेनफॉल देख लो, हैवी बट डज नॉट लास्ट बियॉन्ड अ फ्यू आवर, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है। रेनफॉल इज स्लो एंड कंटिन्यूअस फॉर मैनी डेज, समटाइम इवन वीक। विंड की वेलोसिटी देख लो, 10 to 250 किलोमीटर पर आवर, 200 to 1200 किलोमीटर पर आवर इन अपर ट्रोपोस्फेयर। ग्रेटर डिस्ट्रक्शन ड्यू टू विंड्स, स्टॉर्म सर्जेस एंड टोरेंशियल रेन। वहीं टेम्परेट के बारे में देख लो, कंपैरेटिवली लो। टिपिकल रेंज क्या है इसका, 30 to 150 किलोमीटर पर आवर। लेस डिस्ट्रक्टिव ड्यू टू विंड्स बट मोर डिस्ट्रक्टिव ड्यू टू फ्लड्स। लाइफ टाइम देख लो इसका क्या ड्यूरेशन होता है, डज नॉट लास्ट मोर देन वीक, 2 to 3 वीक। ये बात हो रही है, देखो ये चीज़ें बात हो रही है आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन की, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। इन्फ्लुएंस देख लो, इंडिया पे क्या इन्फ्लुएंस है, बोथ कोस्ट अफेक्टेड बट ईस्ट कोस्ट इज हॉटस्पॉट, जहां पे आपका बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल इज वार्मर देन अरेबियन सी। वहीं यहां देख लो आप, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर नथिंग बट टेम्परेट साइक्लोन ट्रैप्ड बाय सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ब्रॉट इनटू इंडिया। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हो रहा है किसके हेल्प से हो रहा है, आपका टेम्परेट साइक्लोन के हेल्प से ट्रैप हो जा रहा है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और वही आपका इंडिया में विंटर में रेनफॉल क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसी के साथ हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, जैसे साइक्लोन के बारे में हमने पढ़ा, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल दोनों, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल दोनों हमने पढ़ा। साथ ही साथ इसके बाद हमने क्लाउड के बारे में देखा, रेनफॉल के बारे में देखा, कंडेंसेशन के बारे में देखा, ह्यूमिडिटी के बारे में देखा, एंड देन एयर मासेस के बारे में देखा, साथ ही साथ फ्रंट्स के बारे में देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आज हमने कंप्लीट किया है। ये लंबा लेक्चर है, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आप क्या करना है, इस लेक्चर को देखना एक बार, एटलीस्ट 1 या 2 बार आप देखना, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 बार भी देख सकते हो, 2x पर लगा लेना, देख लेना। इसके बाद क्या करना, आप नेक्स्ट क्लास में हमारी इससे रिलेटेड PYQ होगी, जो पिछले 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ऑलमोस्ट इस बार आपका 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। आंसर कैसे लिखना है मिनोमिस के हेल्प से, वो हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ उसका जब वो आंसर की क्लास खत्म हो जाएगी, आंसर राइटिंग क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप लोग खुद से जितने भी PYQs हैं उसे आप प्रैक्टिस करना पॉइंट के फॉर्म में लिखने के लिए। इतना अगर आप कर लोगे, ये सारी लेक्चर को देख रहे हो आप, तो आपका काम ज्योग्राफी में हमारी तरफ से बहुत ईजी होने वाला है। ये चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो।
तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। बहुत अच्छा क्लास हुआ, ये बहुत लंबा क्लास हुआ लेकिन बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंस इन माय क्लास। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मेंस। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।